हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 10 के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग द्वितीय। और यहाँ पर आज इसी में से आज आपका जो है अध्याय तीसरा है, भारत में राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पर आज आप इसका जो पार्ट 1 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए बात कर रहे हैं हम इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए ये चैप्टर अगर देखा जाए, अगर मैं क्रम वाइज देखूँ तो ये चैप्टर मैं तीसरी बार समझा रहा हूँ। अब तीसरी बार कैसे समझा रहा हूँ वो भी बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप क्लास 8th में जो हिस्ट्री पढ़ाई है वहाँ पर आप ये सारा घटनाक्रम यानी 1915 के बाद जो गांधी जी की एंट्री हुई है भारतीय आंदोलन में, 1915 के बाद का सारा घटनाक्रम आप क्लास 8th की बुक में पढ़ चुके हैं। फिर सेकंड टाइम मैंने कहाँ पढ़ाया है, सेकंड टाइम मैंने जो बिपिन चंद्रा वाली जो बुक है, तो बिपिन चंद्रा वाली बुक में जो चैप्टर आया है वहाँ पर मैंने ये वाला चैप्टर कवर करवाया है, यानी वहाँ पर भी आपने घटनाक्रम ये वाला पढ़ा हुआ है। और थर्ड टाइम आप यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी सोचेंगे सर हम जब दो बार नोट्स बना चुके हैं, दो बार हमने प्रॉपर में नोट्स बना चुके हैं, तो क्या हमें ये नोट्स बनाने चाहिए जिन लोगों ने ऑलरेडी वो मेरे क्लास 8th वाले नोट्स बनाए हैं या फिर बिपिन चंद्रा की जो बुक है उससे नोट्स बनाए हैं, क्या उन्हें चैप्टर से नोट्स बनाने चाहिए? देखिए बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आप लोगों ने ये दो नोट्स बना लिए हैं तो ये तीसरी बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। और अगली बात यहाँ पर मैं और बताना चाहूँगा, ये चैप्टर यहाँ पर ये किताब में जो रखा गया है चैप्टर, वास्तव में ये चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे इसमें पूरी जानकारी नहीं दी है। इन्होंने क्या किया है, केवल और केवल अपनी खाना पूर्ति की है। खाना पूर्ति का मतलब ये है कि हमें दिखाना है कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे हुआ है, तो इन्होंने बस अपना जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें स्किप की हैं, बहुत सारे जो है तथ्य वो हटा दिए हैं, बताए नहीं है, बीच बीच में से इन्होंने जो लाइनें उठाई हैं। तो ऐसे में आपको अगर देखेंगे तो यहाँ पर पूरे नोट्स यहाँ पर भी नहीं बन पाएंगे, ये समझ रहे हैं आप। लेकिन मैं तो यहाँ पर पूरा बताऊंगा ही बताऊंगा। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले से नोट्स बना लिए हैं या फिर कर लिया है अपना, आप ये कर लीजिए, आप अपने पुराने वाले नोट्स खोल लीजिए, वहीं जहाँ से टाइम ड्यूरेशन यहाँ स्टार्ट हो रहा है इसमें कालक्रम, वहीं से उठा लीजिए अपने नोट्स और वहाँ पर ये देख लीजिए कोई घटनाक्रम मान लीजिए छूट रहा है वहाँ पर, मान लीजिए कोई घटनाक्रम मैंने वहाँ पर ऐड नहीं करवाया है और वो घटनाक्रम मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तो वो घटनाक्रम आप वहाँ पर साइड में लिख लीजिए, इतना कर लीजिए जिनके ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं। तो इससे आपको दिक्कत नहीं होगी और आपका चैप्टर भी कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे। देखिए ये बात तो आप स्पष्ट रूप से जान चुके हैं कि भारत में राष्ट्रवाद कोई अपने आप में नहीं खड़ा हुआ है। राष्ट्रवाद भारत में भी इसका खड़ा होने का कुछ रीजन था, यानी जब भारत ने अन्य देशों का अध्ययन कर लिया, अन्य देशों के बारे में भारत के क्रांतिकारियों ने जानकारी जुटा ली, वहाँ पर कैसे क्रांति उभर रही है, कैसे तरह से राष्ट्रवाद आया है, तो उसी का अनुसरण करते हुए हमारे भारतीय क्रांतिकारी भी आगे बढ़े हैं। ये बात हम जान चुके हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद जो था एकदम नहीं आया, यानी यहाँ भी शुरुआत में लोगों जो थे अपनी अपनी उनकी जो भावनाएं थी, राष्ट्र की जो भावनाएं थी या देश वाली जो भावनाएं थी, वो अपनी अपनी रियासतों में जुड़ी हुई थी। रियासत का मतलब आप जान रहे हो कि जिन जिन राजाओं के अधीन उनके क्षेत्र आते थे वो उन्हीं में अपनी निष्ठा समझते थे कि भाई यही हमारा देश है। जैसे मान लीजिए कोई मेवाड़ रियासत का है तो मेवाड़ उसका देश था, उसे ये नहीं मालूम था कि हम ये हैं, नहीं, उसके लिए उसकी निष्ठा केवल और केवल अपनी रियासत में ही थी। समझ रहे हैं आप? तो ये उस रियासत वाली निष्ठा से निकलकर एक राष्ट्र की भावना में तब्दील होने में एक लंबा संघर्ष का टाइम लगा है और ये सब हुआ है 1857 की क्रांति के बाद। 1857 की क्रांति के बाद से लेकर आते आते जब 1899 तक हम पहुंचे हैं, तब लोगों में समझ आई है कि राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है। तब लोगों में ये समझ जो है विकसित होना स्टार्ट हुई है। यानी कि आपका जो कांग्रेस का गठन हुआ है, कांग्रेस के गठन के बाद कांग्रेस के गठन ने बेशक अपने शुरुआती वर्षों में ज़्यादा कुछ एक्टिवनेस नहीं दिखा पाई हो, ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पाया हो, लेकिन धीरे धीरे करके लोगों को समझ में आने लगा कि भाई राष्ट्र होता क्या है। हम जो एक राष्ट्र की बात कर रहे हैं या राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं या राष्ट्रवादी भावनाओं की बात कर रहे हैं, तो वो वास्तव में होती क्या है। यानी शुरुआत में लोगों को नहीं पता था। शुरुआत में तो यही समझते थे भाई हमारे जो राजा हैं, राजाओं के ऊपर इन्होंने अंग्रेजों ने आके कब्जा जमा लिया है उनकी राजाओं की रियासतों पर, इस वजह से हमें दिक्कत हो रही है। शुरुआत में लोग ये समझते थे। तो धीरे धीरे करके लोगों में राष्ट्रवाद का विकास हुआ है। यहाँ पर राइटर ने भी इस चैप्टर में जिक्र किया है कि आप इससे पहले का आप इतिहास जान चुके हैं, यानी कि यहाँ पर पहले की एक और पुस्तक में भी आपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन कर लिया है। यानी यहाँ पर इन्होंने जो इंगित किया है क्लास 8th को इंगित किया है। क्लास 8th में आप राष्ट्रवाद भारत में कैसे उभरा है उसका अध्ययन आप कर चुके हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग जो की है इन्होंने वो 1915 से की है, यानी कि आपका जो महात्मा गांधी की एंट्री होती है, यानी महात्मा गांधी की जो 9 जनवरी को एंट्री होती है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एंट्री होती है, वहां से इन्होंने स्टार्ट किया है।
और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे फिर से बोल रहा हूँ, ये चैप्टर केवल खाना पूर्ति करने का उद्देश्य रखा गया है। खाना पूर्ति का मतलब आप जान रहे होंगे, केवल इन्हें दर्शाना था कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे विकसित हुआ है। इसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी यहाँ पर नहीं दी है। यहाँ पे आधी अधूरी बातें बताई हैं, यहाँ पर आधी अधूरे तथ्य बताए हैं और वही सब चीज़ें रखी हैं। फिर भी हम कोशिश यही करेंगे कि यहाँ पर जो तथ्य छूट रहे हैं उन्हें मैं ऐड करवा दूंगा अपनी तरफ से। तो पहली हेडिंग आपकी यही है, पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। जैसा कि आप सभी को पता है, पहला विश्व युद्ध जब स्टार्ट हुआ 1913 से लेकर 18 तक चला है विश्व युद्ध। और पहला विश्व युद्ध स्टार्ट होने की वजह से भारत, यानी कि जो भारत पर ब्रिटेन, यानी कह सकते हैं भारत में जो ब्रिटिश शासन था उसकी कमजोर ढीली पड़नी स्टार्ट हो गई। क्यों? मेन चीज ये थी, उसका फोकस पूरी तरह से पहले विश्व युद्ध में था। तो ऐसे में जरूरत ये थी कि भाई हमें भारत सपोर्ट करे, और वो अपेक्षा भी यही रखता था, यानी कि ब्रिटेन अपेक्षा यही रखता था कि भारत से हमें जो यहाँ के नागरिक हैं या यहाँ की जनता है या यहाँ के सिपाही हैं, लड़ाई में हमारा साथ दें। और ये हुआ भी, यानी कि यहाँ पर उन्होंने क्या किया, युद्ध के नाम पे तमाम कर्जे वगैरह लिए, कर वगैरह में वृद्धि की, सीमा शुल्क बढ़ाए, यहाँ पर आयकर शुरू कर दिया, यानी कि ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इन्होंने यही नहीं किया, जबरन भर्ती भी करने लगे। यानी अपने इंडिया से आपने देखेंगे इन्होंने तमाम सिपाही जबरन भर्ती कर करके जो है प्रथम विश्व युद्ध में भेज दिए। तमाम सिपाही, हमारे भारतीय सिपाही भी मारे गए। तो ये सब चीजें घटनाक्रम आपको देखने को मिलेगा। तो इस वजह से क्या था कि जनता में एक उबाल उमड़ उठा, यानी कि जनता पहले से त्रस्त थी, जनता पहले से परेशान तो थी। अब ये घटनाक्रम और हो गया कि भाई अंग्रेज यहाँ से हमारे संसाधन जो है उन्हें भी, उनका भी दुरुपयोग कर रहे हैं, यानी कि यहाँ के संसाधनों को लेकर जा रहे हैं। अब दे तो कुछ रही नहीं है, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ के संसाधनों को भी ले जा रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं हट्टे कट्टे उन्हें भी ले जा रहे हैं युद्ध में, खाम में हमारे बच्चे भी शहीद हो रहे हैं बेकार में। तो ऐसे करके भारतीयों में और ज्यादा जो कह सकते हैं विद्रोह की भावना जागृत हो गई। कुछ लोगों का मानना था कि भाई ये प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो हमारा जो स्थिति है अच्छी हो जाएगी, लेकिन स्थिति बेटर होने वाली, कुछ लोग यही मानते थे कि स्थिति बेटर नहीं होगी। क्यों? रीजन यही था कि क्योंकि तमाम तरह से ब्रिटेन जो था प्रथम विश्व युद्ध में अपना बहुत सारा जो संसाधन है वो गंवा चुका था। तो ब्रिटेन से अपेक्षा करना भी यहाँ पर कह सकते हैं एक ना बेईमानी सी ही थी। यानी ब्रिटेन से अपेक्षा कर ही नहीं सकते, जो देश अपने आप में खुद डूबा हो, जिस देश में अपने आप में खुद आर्थिक रूप से सशक्त ना हो, तो वो क्या भारत में विकास करेगा? नहीं करेगा। और इसी में ही आपका जो राष्ट्रवादी आंदोलन वाला है, तो राष्ट्रवादी आंदोलन जो पहले से चला आ रहा था 1857 के बाद जो आंदोलन चला आ रहा था, उसी में यहाँ पर आके एकदम लौ पकड़ ली है, यानी तेजी से आग पकड़ ली है। अब देखिए यहाँ पर इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था और बताया भी था कि गांधी जी इस बात के बिल्कुल समर्थन में नहीं थे। यहाँ पे कुछ राष्ट्रवादियों का ये मानना था, जैसे जो आपके गरम दल वाले थे, लाल बाल पाल वाले, उनका मानना ये था कि यही एक अच्छा मौका है जिसमें हम अंग्रेजों को यहाँ से भगा सकते हैं। जबकि गांधी जी का ये मानना था नहीं, हमें ऐसे नहीं भगाना चाहिए, अभी इनकी मदद करनी चाहिए और बाद में इन्हें भगाना चाहिए। तो उसके बारे में पहले चर्चा हम कर चुके हैं, क्लास 8 में भी कर चुके हैं और बिपिन चंद्रा की किताब में भी चर्चा कर चुके हैं। यानी गांधी जी ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस बात का हम दुरुपयोग करें या फायदा उठाकर हम अभी यहाँ पे मार्केट स्टार्ट कर दें या फिर यहाँ पर अंग्रेजों को देश से भगाना स्टार्ट कर दें। यानी कि अभी प्रथम विश्व युद्ध तक हमें रुक जाना चाहिए, उसके बाद हम बात करेंगे और उसके बाद निपटारा होगा। ऐसा गांधी जी का मानना था और इसके बारे में आप पहले भी आप पढ़ चुके हैं। तो वही सब चीजें यहाँ पर घटनाक्रम चला है। तो यहाँ पर पहले तो हम देखिए बातों से काम नहीं चलेगा, मुझे मालूम है कुछ लोग इसी बात के लिए अधीर रहते हैं कि सर नोट्स बनवाइए। तो सबसे पहले हम पॉइंट टू द पॉइंट अब लिखवाते चल रहे हैं। पहली हेडिंग तो आपने डाल ली होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपका यही है, पहला पॉइंट आप डालेंगे यहाँ पर कि विश्व युद्ध के खर्चे की भरपाई के लिए, यानी विश्व युद्ध के खर्चे की भरपाई के लिए कर्ज लिए गए, करों में वृद्धि की गई, कर्ज लिए गए, करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया, यानी इनकम टैक्स शुरू किया गया। अगर हम बात करें 1913 से लेकर 1918 के बीच, तो इस समय कीमतें जो थी वो दोगुना हो चुकी थी। यानी कीमतें थी वो दोगुना हो चुकी थी, बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से जो आम जनता थी, जो पहले से ही त्रस्त थी, आम जनता जो पहले से ही जिसके पास खाने के लिए लाले पड़े थे, वो और ज्यादा यहाँ पे परेशानी में डूब गई। अगला रीजन यहाँ पर ये था, अगला रीजन ये था कि भाई गांव में ऐसे क्या था, सिपाहियों को जबरन भर्ती किया जाता था। जबरन का मतलब क्या है, यानी कि हम जबरदस्ती, जैसे मैंने आपको पहले बताया भी था कि हमारे देश में भी आज़ादी के बाद भी यही रिवाज चलता रहा है। जैसे जो मेले वगैरह लगते थे, नुमाइश वगैरह लगती थी, तो वहां से आर्मी वाले आते थे, पकड़ ले जाते थे। यानी कि जो 1965 का युद्ध हुआ है तब तक हालात यही थे हमारे यहाँ तब सेना के लिए भर्ती नहीं होती थी। जैसे आजकल भर्तियां निकलती हैं, लड़के लालायत रहते हैं बच्चे जाने में और तमाम भीड़ भी पहुंचती है वहां पर। तब ऐसा सिस्टम नहीं था, लोग नहीं भेजते थे अपने बच्चों को, तो तब पकड़ के ले जाते थे, भाई चलो आर्मी में जॉब के लिए चलो। यानी कि ये नौकरी के लिए मेले लगाए जाते थे, कैंप लगाए जाते थे, भाई आओ और नौकरी ले लो। लेकिन आज देख रहे हैं आप, तो आप समझ रहे होंगे कितना अंतर आ गया है। तो यहाँ पर वही कंडीशन थी कि तब जबरन भर्ती किया जाता था।
सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में भी एक व्यापक गुस्सा था। और उसी समय आपको पता होगा, आज से 100 साल पहले जो था, उसी समय स्पेनिश फ्लू का भी बोलबाला था। जैसे आज 19 यहाँ आप 2020 में देख रहे हैं, कोरोना पैंडेमिक अपना रौद्र रूप दिखा चुका है, लेकिन कोरोना पैंडेमिक से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर अत्याधुनिक स्वास्थ्य के साधन है। इस वजह से कोरोना को हमने कंट्रोल कर लिया लगभग सभी देशों ने। लेकिन उस समय जो 1920 की स्थिति ये थी कि तब स्पेनिश फ्लू का बोलबाला था। स्पेन में जन्मे, यानी स्पेन में ही इस फ्लू का जन्म हुआ था। और जो प्रथम विश्व युद्ध में हमारे सिपाही गए थे, और वही सिपाही जो थे यूरोप से, वो स्पेनिश फ्लू को अपने भारत में लेकर आए, जिसकी वजह से देश देश में अगर कहा जाए लगभग 1 करोड़ के लगभग मौतें हुई हैं। यानी सही आंकड़े किसी के पास नहीं है, किसी किताब में 1 करोड़, कहीं 20 लाख 50 लाख, ठीक है। लेकिन बिपिन चंद्रा जी ने 1 करोड़ की बात कही है, ये मैं बता दे रहा हूं। तो लगभग 1 करोड़ मौतें हुई थी लगभग। तो ऐसा कहा जाता है कि पूरे विश्व भर में लगभग 1 करोड़ मौतें हुई थी। तो ये आंकड़े ऐसे बताए गए हैं। तो यहां पर कह सकते हैं जनता पर दोहरी मार थी। ऊपर से भारत से यहां पर संसाधन तो लेते ही जा रहे थे यहाँ, तो ऐसे करके यहां पर एक बार फिर से लोगों में जो है कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक विद्रोह की भावना थी। ऐसे में यहां पर गांधी जी की एंट्री होती है। अब गांधी जी की एंट्री होती है जनवरी 1915 में, यानी आपको पता होगा 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे हैं। इन्हीं की याद में हमें जो है प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप लिख लेना कि महात्मा गांधी जनवरी, यानी 9 जनवरी 1915 में, इन 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए हैं ये। और आपको ये पता होगा, इन्होंने अफ्रीका में भी गांधी जी ने जो अपने काम किए थे, रचनात्मक कार्य किए थे, जिसकी वजह से अफ्रीका में के लोगों का भी ये विश्वास वहां पर जीत पाए थे। अफ्रीका में भी जो नस्ल भेदी आंदोलन था, उसके खिलाफ में इन्होंने जो काफी लंबा आंदोलन चलाया था, वहां के लोगों के अधिकार के लिए भी ये लड़े थे। तो इन सब बातों के बारे में हम यहाँ पर लिखवाएंगे नहीं, क्योंकि हम पहले ही इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन गांधी जी ने जो अपना तरीका अपनाया था वहां पर लड़ने का, वहां पर उनसे अफ्रीका में जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश हुकूमत थी, गोरे काले वाली जो नस्ल भेदी हुकूमत थी, उसके खिलाफ लड़ने का तरीका अपनाया था, वो सत्याग्रह वाला अपनाया था। सत्य के लिए आग्रह, यानी इनका मानना यह था कि अगर आपका उद्देश्य जो भी है वो सच्चा है और आपका संघर्ष जो है अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। यानी मानते हैं अगर आपका उद्देश्य सही है, उद्देश्य का मतलब ये वास्तव में आप पर अत्याचार हुआ है, वास्तव में आपके साथ कोई गलत हो रहा है और आपके साथ, तो आप अन्याय के खिलाफ उत्पीड़क से मुकाबला आप करेंगे। आपको इसके लिए कुछ भी, यानी बिल्कुल लड़ना झगड़ने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से भी बिल्कुल बात अपनी सही रखेंगे, वो भी बात आपकी काटी नहीं जाएगी। इनका ये मानना था। तो यहां पर आप सब पॉइंट लिख लेना इनका, सेकंड का सब पॉइंट, उन्होंने सत्याग्रह पद्धति से वहां की नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। कहां की? दक्षिण अफ्रीका की। ठीक है, ये आप सेकंड का सब पॉइंट नोट कर लेना। और सत्याग्रह का अर्थ क्या था? यानी सत्याग्रह का अर्थ यहां से लेकर यहां तक आप नोट कर लेना। गांधी जी के बारे में आप ये सब तो जानते हैं कि भाई गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और अहिंसा के जरिए ही वो जो है स्वराज पाने में विश्वास रखते थे। यानी आप ये बात जानते हैं कि अहिंसा के जरिए ही गांधी जी जो थे वो स्वराज पाने में विश्वास रखते थे। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी के बारे में देखते हैं। तो यहां पर अगला पॉइंट, आप सेकंड का अगला पॉइंट यहां पे नोट कर लेना कि गांधी जी, यानी उनका विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। क्या अहिंसा का जो धर्म है वो सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, ये गांधी जी का विचार था। और आपको पता ही होगा गांधी जी के जो गुरु थे, यानी गुरु हम गांधी जी ने मानते थे, वो गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से सबसे ज्यादा ये प्रभावित थे और उन्हें ये राजनीतिक अपना गुरु भी मानते थे। तो ये बातें यहां पर आपको लिखनी नहीं है, आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब देखिए, इन्होंने गांधी जी का जो घटनाक्रम है, गांधी जी की जो गतिविधियां हैं प्रारंभिक, वो कहां से स्टार्ट हुई हैं, ये हमें जानना बड़ा जरूरी है। तो आप थर्ड पॉइंट करके ऐसे करके लिख लीजिए कि भारत में गांधी जी की प्रारंभिक गतिविधियां, यानी प्रारंभिक गतिविधियां कहां से स्टार्ट हुई। अब देखिए, यहां पर मैं फिर से बताता हूं आपको, शुरुआत में क्या था, जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मुझे भी यही लगता था कि एनसीईआरटी पूरा सही है। लेकिन जब जैसे जैसे हम आगे बढ़े, स्टैंडर्ड बुक से कंपेयर करके पढ़ाया, तब पता चला कि भाई एनसीईआरटी में भी तमाम गलतियां हैं। अब जैसे यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिखा है, यहाँ पे डेट दी है 1916, जो कि डेट गलत है, ये 1917 में हुआ था। ठीक है, गुजरात का खेड़ापाला 1918 में हुआ था। अगर आप किताब उठा के देखेंगे, स्टैंडर्ड बुक उठा के देखेंगे, स्पेक्ट्रम वाली किताब उठा के देखेंगे या फिर बिपिन चंद्रा देखेंगे, तो वहां पर आप पाएंगे कि ये दोनों तिथियां जो लिखी हैं वो गलत हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं एनसीईआरटी पर आंख बंद करके भरोसा करना भी व्यर्थ है। यानी कि एनसीईआरटी पे अगर आप भरोसा कर रहे हैं आंख बंद करके, तो आप 1 या 2 बुक स्टैंडर्ड जरूर पढ़ लें, जिससे आपको कन्फर्म हो जाए कि वास्तव में जो पढ़ा है हमने वो सही है या नहीं। तो यहां पर हम थर्ड पॉइंट आपने डाल लिया होगा, भारत में गांधी जी की प्रारंभिक गतिविधियां। तो सबसे पहले गांधी जी की प्रारंभिक गतिविधियों में बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह। तो पहला आप सब पॉइंट इसमें लिख लेना, चंपारण सत्याग्रह। ये जो हुआ है
ये 1917 में हुआ है। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ है 1917 में हुआ है। और आपको पता होगा ये जो था प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था, यानी गांधी जी का प्रथम सविनय अवज्ञा। सविनय का मतलब होता है विनम्रता पूर्वक निवेदन करेंगे हम, यानी कि किसी से भी अपनी बात मनवानी हो, किसी के सामने अपनी बात रखनी हो तो उसके लिए हम विनम्रता पूर्वक निवेदन करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, विनम्रता पूर्वक अपनी बात रखेंगे और उसे हमारी बात माननी पड़ेगी। तो ये सविनय अवज्ञा ऐसे कहा जाता है। तो ये गांधी जी का जो चंपारण वाला आंदोलन था ये प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। और चंपारण की कहानी आपको पता ही होगी कि वहां पर 3 कतिया जो हम बोलते हैं 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वहां पर नील की खेती की वजह से फसलें जमीन बंजर होती जा रही थी और तमाम जो है वहां पर कर भी लिया जाता था। तो इसके विरोध में वहां पर एक किसान थे जो है वहां के एक किसान है जिन्होंने आमंत्रित किया है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल राजकुमार शुक्ल करके उनका नाम है। राजकुमार शुक्ल जी ने चंपारण के लिए आमंत्रित किया है। तो वो कहानी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम केवल डेट लिख ले रहे हैं। तो ये तो थी चंपारण की कहानी। अब अगला यहाँ पे इनका घटनाक्रम जो है 1917 के बाद सेकंड सब पॉइंट आप नोट करेंगे, अगला घटनाक्रम जो है 1918 का है। तो 1918 वाला जो घटनाक्रम है ये अहमदाबाद की बात है ये, यानी कि यहाँ पर 1918 का जो घटनाक्रम है ये 1918 में ये अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन था, यानी अहमदाबाद में जो मिल मजदूर जो थे उनका आंदोलन था। ठीक है, तो आप अगली हेडिंग डाल लेना अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है, यानी कि आप डाल लेना अगली हेडिंग में, यानी अगला सब पॉइंट अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो ये थी प्रथम भूख हड़ताल थी इनकी, यानी अहमदाबाद मिल हड़ताल जो हुई है ये गांधी जी की प्रथम भूख हड़ताल है। ये जो ऑप्शन है ये पूछे जाते हैं भाई प्रथम भूख हड़ताल कब हुई है, प्रथम सविनय अवज्ञा कब हुआ है। ये प्रथम भूख हड़ताल थी, यानी यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने जो अहमदाबाद मिल हड़ताल में हिस्सा लिया था तो यहाँ पर इन्होंने प्रथम भूख हड़ताल रखी थी। रीजन क्या था ये यानी यहाँ पर भूख हड़ताल करने का, आपको पता होगा कि भाई यहाँ पर प्लेग का बोनस देना था, यानी कि यहाँ पर जो मिल मालिकों को मजदूरों के बीच प्लेग का बोनस लेकर एक विवाद हुआ था। लेकिन प्लेग के प्रकोप खत्म होने के बाद जो थे मालिक ये सब समाप्त करना चाह रहे थे, ये बिल्कुल देना नहीं चाह रहे थे, तो ये विवाद उत्पन्न हुआ है। तो ऐसे करके गांधी जी यहाँ पहुंचे हैं और भूख हड़ताल की है। तो एंड में क्या हुआ है कि एंड में आकर 35% बोनस पर एग्रीमेंट हुआ है कि भाई 35% बोनस देंगे, पूरा बोनस ना देंगे, केवल 35% बोनस मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन सफल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर ये पूरा आंदोलन था, यहाँ पे अम्बालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बहन ये गांधी जी की सहयोगी रही है इस आंदोलन में। तो ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये प्रथम भूख हड़ताल थी। अब तीसरी गतिविधि जो रही है इनकी गांधी जी की वो आपको पता होगी वो कौन सी रही है, वो रही है खेड़ा सत्याग्रह, यानी गुजरात के खेड़ा जो सत्याग्रह है, किसान सत्याग्रह है खेड़ा जिले का, तो वहां पर इनकी तीसरी वो रही है। और ये खेड़ा सत्याग्रह जो है ये प्रथम असहयोग है, यानी कि प्रथम असहयोग है। असहयोग का मतलब क्या होता है वो भी मैं लिखवा दे रहा हूं, यानी कि ये प्रथम असहयोग है। ये नाम पूछे जाते हैं, खास करके यूपीएससी में पूछा गया है ये वाला ऐसे करके ऑप्शन। तो आप लिख लेना थर्ड सब पॉइंट कि खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 में ये प्रथम असहयोग है। असहयोग का मतलब क्या होता है, गांधी जी का ये मानना था कि भारत में जो ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ है वो भारतीयों के सहयोग की वजह से स्थापित हुआ है, यानी भारतीयों ने कर दिया, भारतीयों ने व्यवस्था का अंग बने, ब्रिटिश व्यवस्था का अंग बने, तभी तो भारत में शासन स्थापित हो पाया। अगर हम ये सब चीजें बंद कर दें, कर देना बंद कर दें या फिर उनके साथ खड़े होना बंद कर दें, उनके जो जॉब हैं, यानी जो जॉब हम कर रहे हैं कार्यरत, यानी कि चाहे हम पुलिस में कार्यरत हैं, कहीं और कार्यरत हैं, सरकारी पद पर कार्यरत हैं, वहां से अगर इस्तीफा दे दें तो यकीन मानिए ब्रिटिश शासन अपने आप धाराशाही हो जाएगा। तो इस तरह का क्या ये असहयोग है। तो यहाँ पर जो आपका जो खेड़ा सत्याग्रह है, तो खेड़ा सत्याग्रह में भी यही था कि फसल होने के बावजूद भी सरकार जो थी वो मालगुजारी वसूल कर रही थी और किसानों ने इसका विरोध करना स्टार्ट किया। और यहाँ पर इसी समय यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर गुजरात सभा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यहाँ पर गांधी जी की एंट्री हुई है और एंड में यहाँ पर गांधी जी ने यही अनुरोध किया है कि भाई आपको कर नहीं देना है, और एंड में सरकार को ये बात माननी पड़ी है। तो आपने ये प्रथम असहयोग देख लिया इनका। चौथी गतिविधि जो गांधी जी की है वो है रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट जो है, रॉलेट सत्याग्रह जो है ये प्रथम जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें एक बड़ी मात्रा में देशव्यापी आंदोलन चलाया गया था इस कानून के खिलाफ। यानी रॉलेट के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। रॉलेट सत्याग्रह क्यों बोला गया, रॉलेट कानून जो था वो विद्रोहियों को कुचलने के लिए लाया गया था। ये बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून था, यानी कि यहाँ पर आप मान लीजिए पुलिस किसी को भी रैंडमली उठा सकती है, किसी को भी उठाकर जेल में बंद कर सकती है, आपको ना अपील करने का अधिकार है, ना ही कोई वकील कर सकते हैं और ना ही अपनी दलील दे सकते हैं कि भाई हम शामिल थे या नहीं थे। तो इसे काला कानून के रूप में इसमें जगह जगह विद्रोह हुआ है। तो प्रथम जो आपका इनका जन सत्याग्रह है, यानी कि रॉलेट सत्याग्रह को प्रथम जन सत्याग्रह कहा गया है। प्रथम जन सत्याग्रह इनका ये 1919 में हुआ है, लिख लेना आप, प्रथम जन सत्याग्रह है इनका। तो ये चारों ऑप्शन आपको याद रखने हैं,
ठीक है, क्योंकि ये यूपीएससी एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं, प्रथम भूख हड़ताल कहाँ पर हुई है, प्रथम जन सत्याग्रह कहाँ हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये तो था आपका, यहाँ पर आपने देख लिया कि गांधी जी की प्रारंभिक गतिविधियां किस प्रकार की रही हैं। अब हम आगे देखते हैं। ये तो आपका आई थिंक कौन सा पॉइंट था, ये आपका पॉइंट चल रहा था तीसरा पॉइंट, 3 के 4 सब पॉइंट नोट कर लिए हैं। अब हम देखते हैं रॉलेट सत्याग्रह यानी रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट के बारे में जैसा कि मैंने अभी बताया है, यानी कि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला कानून था। तो इसके लिए जगह जगह पर पूरे देश में विरोध हो रहा था। विरोध करने का रीजन ही यही था कि भाई ये काला कानून था, क्योंकि यहाँ पर लोगों को अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिल रहा था। पुलिस जिसे जाती मनमर्जी से उठा सकती थी, उसे अंदर डाल सकती थी। तो कहीं ना कहीं एक देशव्यापी इसके लिए हड़ताल का आह्वान किया था गांधी जी ने। उस हड़ताल को 6 अप्रैल से स्टार्ट होना था। लेकिन होता क्या है यहाँ पर कि भाई आप समझ सकते हैं, आज से 100 साल पहले के घटनाक्रम है। आज अभी आप देखेंगे सन 2020, अब 21 आने वाली है, तो 100 साल का घटनाक्रम है यहाँ पर। 100 साल पहले इतने साधन तो थे नहीं कि भाई द्रुत गति से फोन से सूचना दे दी, टेलीग्राम कर दिया, ऐसे साधन तो थे नहीं। मतलब तब साधन जो भी थे, टेलीग्राम वगैरह, तार वगैरह के साधन भी थे, वो अंग्रेजों के नियंत्रण में थे। तो बड़ी मुश्किल से क्या था कि ये आंदोलन 6 अप्रैल से शुरू होना था, लेकिन पहले से स्टार्ट हो गया। पहले से स्टार्ट होने में ये हुआ कि जगह जगह हिंसक झड़पें भी हुई, तमाम जगह हिंसक झड़पें भी हुई। हिंसक झड़पों में काफी लोग हताहत भी हुए। एक भीड़ पर जो एक जगह रैली निकल रही थी, उस रैली पर जो था अमृतसर में गोली चला दी गई, कुछ लोगों की मौत भी हो गई, तो इसलिए और हिंसक हो गया। उससे पहले ये हुआ कि भाई 9 अप्रैल में भाई यहाँ पर जो इनके नेता थे अमृतसर के जो नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तो इसके विरोध में लोग 13 अप्रैल वाले दिन जो है, बैसाखी वाले दिन, जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। और आपको पता होगा उससे पहले मार्शल लॉ लगा दिया गया था। मार्शल लॉ का मतलब होता है सैन्य कानून। सैन्य कानून के तहत क्या था कि भाई कोई भी विरोधी अगर हमें बाहर दिख जाएगा तो उस पर हम गोली चला देंगे। तो वहां पर जनरल डायर पहुंच गया, और चूंकि वहां पर एक ही दरवाजा था, उस मेन दरवाजे को उसने बंद करवा दिया और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। तो ये कहानी आप पहले से जानते हैं। इसके बाद आप देखेंगे जगह जगह काफी लंबा विरोध भी हुआ है, जगह जगह जो है सब चीजें हुई हैं, तो ये सब आप देखेंगे। तो यहां पर हम 1 बाय 1 करके ये नोट करना स्टार्ट करते हैं। चौथा पॉइंट, अब देखिए यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर अब जैसे यहां पर बताया गया है कि ये रॉलेट कानून है, रॉलेट एक्ट है, इसके तहत सरकार कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। अब अगर आप बिपिन चंद्रा वाली किताब उठा के देखें या स्पेक्ट्रम उठा के देखें, तो वहां पर आपको ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा कि 2 साल के लिए। यानी कि ये आप खुद सोचिए, कहीं कहीं एनसीईआरटी ने खुद गलतियां की हैं कि क्या ये 2 साल का कानून था, वहां पे अनिश्चित काल लिखा है, अनिश्चित काल के लिए बंद कर सकते थे किसी को। यहां पर ये लिख रहे हैं 2 साल के लिए, लेकिन हम फिर भी इसे नोट करेंगे, क्योंकि ऐसी चीजें जो होती हैं आपको मैं बता देता हूं। क्योंकि काफी बार इस चीज को लेकर आप लोग बाद में मुझे कमेंट करते हैं कि सर आपने गलत पढ़ा दिया। मैंने गलत नहीं पढ़ाया होता है, वो किताबों में चीजें होती हैं। यानी अगर आप बिपिन चंद्रा के नोट्स देखें या फिर स्पेक्ट्रम उठा के देखें, तो वहां पर कहीं नहीं लिखा है कि 2 साल के लिए है। यहाँ पर अनिश्चित काल के लिए लिखा है कि जब तक चाहे पुलिस जो अपनी मर्जी से जेल में बंद कर रख सकती है। तो यहाँ पर ये टाइम लिख रहे हैं 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए बंद रख सकती है। तो यहाँ पर हम इसी तरह से लिख ले रहे हैं इसकी भाषा। तो चौथा पॉइंट आप नोट करेंगे यहाँ पर कि रॉलेट एक्ट के जरिए, रॉलेट एक्ट 1919 के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इसी में सब पॉइंट, गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किया तथा 6 अप्रैल को जनता से देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। यानी गांधी जी ने जो इस पहले प्रथम जन आंदोलन स्टार्ट करने के लिए 6 अप्रैल की डेट को चुना और ये कहा इस आंदोलन, इसके विरोध में, काले कानून के विरोध में आपको देशव्यापी हड़ताल करनी है। तो यहां पर आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किया तथा 6 अप्रैल को जनता से देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब होता क्या है कि यहाँ पर जगह जगह हड़ताल भी हुई, रेलवे वर्कशॉप वगैरह में कामगार हड़ताल पे चले गए, तमाम जगह तमाम जो है सेवाएं ठप पड़ गई थी। इस वजह से ब्रिटिश सरकार को लगा कि भाई कहीं स्थिति अनियंत्रित ना हो जाए, तो वहां पर उन्होंने दमन करना स्टार्ट कर दिया, राष्ट्रवादियों का दमन करना शुरू कर दिया। वो सब कहानी आप जानते हैं। तो 6 अप्रैल के बाद क्या हुआ, 6 अप्रैल के बाद हुई 10 अप्रैल की घटना घटित हुई। 10 अप्रैल को पुलिस ने एक अमृतसर में, 10 अप्रैल को पुलिस ने एक अमृतसर में शांतिपूर्ण जुलूस पर जो है गोली चला दी। ये आप लिख लेना, और गोली चला दी, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हिंसा हुई और इसको रोकने के लिए मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। इसके बाद हिंसा इसके बाद लिख लेना आप, इसके बाद हुई हिंसा को रोकने के लिए मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली, ठीक है। यानी कि वहां पर जो अमृतसर में नेतृत्व की कमान जो थी ब्रिटिश सेना की, तो उसे जनरल डायर ने संभाल ली, ठीक है।
यानी कि 10 अप्रैल को जो गोलीबारी हुई है उससे क्या हुआ है, हिंसा हुई है वहां पर जबरदस्त तरीके से, और यहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया गया है, यानी सैन्य कानून लगा दिया गया। सैन्य कानून के जरिए यानी कोई विद्रोही है उसे सीधे गोली मारने का आदेश था। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे। चौथे का सेकंड सब पॉइंट है। अब देखिए चौथे का थर्ड सब पॉइंट और लिख लीजिए, क्योंकि चौथे का जब तक थर्ड सब पॉइंट आप नहीं लिखेंगे तब तक आपको 13 अप्रैल वाली जो बैकग्राउंड है समझ में नहीं आएगी। 13 अप्रैल वाला बैकग्राउंड यहाँ पे बताया नहीं गया है। 13 अप्रैल को लोग क्यों इकट्ठे हुए थे तो वो यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है। 13 अप्रैल को इकट्ठे होने का कुछ रीजन था। वो रीजन ये था कि 10 अप्रैल को जो घटना घटित हुई है उससे एक दिन पहले घटना और घटित हुई थी 9 अप्रैल वाले दिन। तो 9 अप्रैल वाली जो घटना है वहां पर यही घटना घटित हुई है। यहाँ पर जो अमृतसर के इनके जो नेता थे, अमृतसर के प्रमुख नेता थे, पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल हैं और सैफुद्दीन किचलू हैं। सत्यपाल को और डॉक्टर सत्यपाल को और सैफुद्दीन किचलू को, यानी आप पूरा नाम लिख लेना, सैफुद्दीन किचलू, तो इन्हें जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इसके विरोध में इन लोगों ने डिसाइड किया था इन नेताओं को छुड़ाने के लिए। ऊपर से 10 अप्रैल को गोलीकांड भी हो गया। इनके विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। कहां पर? जलियांवाला बाग में आयोजन किया गया था बैसाखी वाले दिन। तो यहां पर आप लिख लेना 9 अप्रैल को पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन की हुई गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन अमृतसर में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। ये आप ऐसे लिख लेना आप चौथे का थर्ड सब पॉइंट। अब यहां पर वही होता है, जनरल डायर जो है हथियारबंद सैनिकों के साथ पहुंच जाता है, और चूंकि मैदान में यहां पर एक ही गेट है और ऐसे करके जनरल डायर ने आदेश दे दिया। तो चौथे का चौथा सब पॉइंट लिख लेना, जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ, यानी हथियारबंद का मतलब होता है हथियार लिए हुए सैनिकों के साथ, हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। और भीड़ पर इसने क्या किया? अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, और भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर एक भारी संख्या में लोग मारे गए हैं, काफी लोग यहां पर मारे गए हैं। यहां पर सबके अपने अपने रिकॉर्ड हैं, यानी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड कुछ अलग हैं। गवर्नमेंट का मानना यह है कि इस जो घटना में लगभग 379 लोगों की डेथ हुई है। यानी कि गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं, आप ये बात तो आप हमेशा जानते होंगे कि गवर्नमेंट के आंकड़े हमेशा छुपाए जाते हैं, पूरे एक्यूरेट नहीं होते हैं। तो यहां पर दिखाया गया था कि इस गोलीबारी में 379 लोगों की मौत हुई, जबकि राष्ट्रवादियों का यह कहना था कि इसमें 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। यहां पर 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। अब होता क्या है, ये गोलीकांड हो जाता है, लगभग 1000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। अब जैसे जैसे ये खबर फैलती गई, जैसे जैसे खबर ये जहां जहां पहुंचती गई, अब लोग एकदम उग्र होने लगे। लोगों ने तुरंत प्रदर्शन, तुरंत जो है कह सकते हैं हिंसा पर उतारू हो गए। अब चूंकि गांधी जी ने तो आह्वान ये किया था कि भाई जन सत्याग्रह का आह्वान ये किया था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे, लेकिन ये आंदोलन पूरी तरह से हिंसा की भेंट चढ़ गया। अब गांधी जी हिंसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। हिंसा क्यों नहीं चाहते थे? उनका मानना भी यही था, अगर पूरा देश हिंसा की आग में अगर मान लीजिए भड़क उठेगा, हिंसा की आग में झोंक दिया जाएगा, उसका नतीजा ये होगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं, यानी ब्रिटिश वाले हैं, जो अंग्रेजी है हुकूमत है, वो आंदोलन को दबाने के लिए सैन्य ताकत का प्रयोग करेगी। और सैन्य ताकत का प्रयोग करने की वजह से जो आंदोलन लंबे समय तक चल सकता था वो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, और बहुत जल्दी जो है यहाँ पर लोगों को मार भी दिया जाएगा और आंदोलन को दबा भी दिया जाएगा। किसी लंबे आंदोलन को लंबे समय तक चलने के लिए जरूरी यह है कि अहिंसात्मक तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाए, ना कि हिंसात्मक तरीके से। तो यहां पर इस वजह से गांधी जी को जब जगह जगह पर घटनाक्रम स्टार्ट हो गए, जगह जगह पर हिंसात्मक कार्रवाइयां होने लगी इस घटना के उपरांत, तो गांधी जी ने मजबूरी में आकर ये अपना जो जन सत्याग्रह वाला आंदोलन है 18 अप्रैल को लोगों से आह्वान कर दिया है कि हम ये वापस ले रहे हैं, हम ये अब आगे नहीं चलाएंगे। यानी कि जो जन सत्याग्रह जो काले कानून के विरोध में हुआ था स्टार्ट, वो उन्होंने 18 अप्रैल को रोक दिया है। रोकने का रीजन ही यही था कि लोग अब हिंसा पे उतारू हो गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो हिंसा घटना हुई है, इसके बाद लोग बिल्कुल अनियंत्रित हो गए थे। तो यहां पर अगला पॉइंट, यहां पे चौथे का 5वां सब पॉइंट आप नोट करेंगे यहां पर कि जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे लोग सड़कों पर उतरने लगे। ठीक है, यानी आप हड़तालें होने लगी जगह जगह पर, मोर्चे निकाले गए, तो पुलिस ने निर्ममता से कुचलने का तरीका निकाला। यहाँ पर सरकार सत्याग्रहियों को जो जमीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घिसटते हुए चलने के लिए सजाएं दी गई। ये आप देख पा रहे हैं कि सड़क पर घिसटते हुए चलवा रहे हैं इन्हें सैनिक। तो इस तरह की जो अमानवीय घटनाएं भी हुई। तो इन सबको देखते हुए गांधी जी ने जो है ये आंदोलन वापस ले लिया, यानी हिंसा फैलते थे, महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। तो अगला पॉइंट आप लिख लेना इसी में, चौथे का 6वां सब पॉइंट कि हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने 18 अप्रैल को आंदोलन वापस ले लिया। यानी जन सत्याग्रह वाला जो आंदोलन रॉडेट एक्ट के विरोध में चलाया था, वो 18 अप्रैल को गांधी जी ने वापस ले लिया। वापस लेने का रीजन यही है कि लंबे समय तक हिंसा रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जन हानि होगी, और हमें जो स्वराज का संकल्प हमने देखा है वो संकल्प पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार पूरी ताकत झोंक देगी ऐसी हिंसा को रोकने के लिए।
ठीक है। तो ऐसे करके गांधी जी ने पहला जो वाला ये अपना सत्याग्रह, जो जन सत्याग्रह, वो अपना यहीं पर रोक दिया है। तो ये तो यहाँ पर बात हो गई। अब होता क्या है, अब आपने ये यहाँ पर ये घटनाक्रम, जहाँ पर दो घटनाक्रम आपने पढ़ लिए, यहाँ पर पहला विश्व युद्ध और खिलाफ, यानी पहला विश्व युद्ध देख लिया आपने, और जो रॉडेट सत्याग्रह है वो आपने देख लिया है। अगली जो यहाँ पर कहानी स्टार्ट होती है वो खिलाफत की स्टार्ट होती है। खिलाफत आंदोलन क्या था और खिलाफत क्यों अपने इंडिया में खिलाफत ये चला। अब आपने चैप्टर नंबर 1, यानी कि जब हम चैप्टर 1 पढ़ा रहे थे क्लास 10th का, तो वहाँ पर आपने ऑटोमन साम्राज्य का जिक्र पढ़ा था। भाई ऑटोमन साम्राज्य जो तुर्की में था, तुर्की वाला ऑटोमन साम्राज्य, उसका जिक्र पढ़ा था। तो तुर्की में जो ऑटोमन साम्राज्य जो था वो खलीफाओं के नियंत्रण में था। और खलीफा के बारे में अगर कहा जाए, खलीफा का मतलब ये होता है कि इस्लामिक धर्मगुरु, इस्लामिकों यानी इस्लाम वाले जितने भी लोग हैं उनकी आस्था थी खलीफा में, उन्हें अपना धर्मगुरु मानते थे। तो उनके ऊपर आंच आने का मतलब ये था कि पूरे इस्लाम की बेइज्जती है। तो ऐसी कुछ घटनाएं हुई, यानी कि जैसे आप देखेंगे ऑटोमन साम्राज्य अपने अंतिम दिनों में आकर बिल्कुल कमजोर हो गया था। कमजोर होने की वजह से उसके नियंत्रण में जो क्षेत्र थे, यूरोप वाले जो क्षेत्र उसके नियंत्रण में थे, वो क्षेत्र उससे आज़ाद हो गए थे। ये बात आपने पढ़ी भी है चैप्टर 1 में। तो यहाँ पर वही होता है कि पहले प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया है। प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होने के बाद ऑटोमन साम्राज्य को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी कर ली थी सबने मिलकर। जो मित्र राष्ट्र थे, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने वाले मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने ये चाहा था कि इस पर एक भारी भरकम संधि थोपी जाए और संधि के जरिए ऑटोमन साम्राज्य का भेदन कर दिया जाए। तो ऐसे करके जो दुनिया भर के मुसलमान जो थे, क्योंकि उस संधि में जो था, यानी उस संधि को थोपवाने में ब्रिटिशर्स का भी हाथ था, तो इस बात को लेकर जो भारत के मुसलमान थे उनकी प्रतिक्रिया ये थी कि ये हमारी इज्जत का सवाल है, क्योंकि हमारे खलीफा हैं, हमारे धार्मिक गुरु हैं, और हम इनका अगर साथ नहीं देंगे तो यकीन मानिए हमारे धर्म की बेइज्जती होगी। तो इस वजह से यहाँ पर मुंबई में दो भाई हैं जिनका नाम आप जानते होंगे, मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने खिलाफत कमेटी का गठन किया, और इसमें तमाम मुस्लिम नेता भी थे। रीजन यही था विद्रोह करने का कि भाई हमें अपना जो खलीफा है, खलीफा के सम्मान के लिए यहाँ पे हम ये कमेटी का गठन कर रहे हैं। तो ये तो खिलाफत की कहानी थी। तो पहले खिलाफत की कहानी हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 5वां पॉइंट आप लिख लेना यहाँ पर पहले, कि पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार जो हो चुकी थी, ऑटोमन यानी तुर्की को पहले ऑटोमन साम्राज्य था तुर्की में, तो ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी, और अफवाहें फैली कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता यानी खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त संधि थोपी जाएगी, यानी इस तरह की अफवाहें फैली, ठीक है। अब 5वें का सब पॉइंट, खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने एक खिलाफत समिति का गठन किया था। यानी इनकी सहायता के लिए क्या किया था, एक खिलाफत समिति का गठन किया था। तो देखिए ये कमेटी तो बन गई है। अब क्या है, अब आप समझ सकते हैं भारत में उस समय एक बड़ी संख्या मुसलमान थे भारत में, और जगह जगह मुसलमान जो थे इनका विरोध करने लगे हैं, किनका, ब्रिटिशर्स का विरोध करने लगे हैं, क्योंकि उनके आध्यात्मिक नेता पर, उनके आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाई जा रही है, उनके यानी कि धर्म पर चोट पहुंचाई जा रही है। तो ऐसे में राष्ट्रवादियों ने, यानी कि जो राष्ट्रवादी वाले नेता थे, उनका मानना ये था कि क्यों ना हम अपना जो आंदोलन है इनके साथ जोड़ दें, खिलाफत के साथ जोड़ दें। तो ये होगा कि हम जो अभी तक जो भीड़ चाह रहे थे, यानी हम जो आंदोलनकारी चाह रहे थे, उनकी संख्या डबल हो जाएगी, सरकार पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, सरकार को हमारी बात मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, और ऐसे हमें स्वराज मिल जाएगा। और यहाँ पर जो मुस्लिमों ने खिलाफत आंदोलन छोड़ा है, उन्हें उनके जरिए उनके जो आध्यात्मिक नेता है उनको उनका मिल जाएगा, जो भी वो चाह रहे हैं अपना, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर राष्ट्रवादियों ने यही प्लानिंग की थी कि इसी आंदोलन के साथ हम अपने विचारों को जोड़ दें। तो इसके लिए गांधी जी वगैरह दूसरे नेताओं जो है बाद में राजी भी हो गए हैं इसके साथ अपना आंदोलन स्टार्ट करने में। तो वो हम यहाँ पर अब देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1920 की घटना से पहले घटना और घटित हुई है, तो यहाँ पर आप पहले लिखेंगे इसमें। अगला पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ, नवंबर 1919 में क्या हुआ, यहाँ पे नवंबर 1919 में, यहाँ पर नवंबर 1919 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी का जो था वो अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया, और इसकी अध्यक्षता जो थी वो गांधी जी के द्वारा की गई थी। और गांधी जी ने यहाँ पर इस सम्मेलन में, यानी गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक रखने का एक सुनहरा अवसर माना था। यानी इसी सम्मेलन से गांधी जी ने विचार आया कि ये हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करने का सुनहरा अवसर है। यानी कि आप समझ सकते हैं खिलाफत आंदोलन का जो कमेटी थी और उसका सम्मेलन जो दिल्ली में हुआ आयोजित नवंबर में, तो वहां पर गांधी जी ने एक अवसर के रूप में जाना कि भाई ये एक अवसर भी है और एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर 5वें का सेकंड सब पॉइंट लिख लेना कि नवंबर 1919 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई, और गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का बनाए रखने का सुनहरा अवसर माना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वैसे तो आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे और भी घटनाक्रमों का जिक्र किया है, मैं यहाँ पर आगे पॉइंट पे आता हूँ।
अब ऐसे ऐसे करते करते कलकत्ता अधिवेशन, देखिए कलकत्ता का जो अधिवेशन है ये विशेष अधिवेशन है, कलकत्ता का अधिवेशन नहीं है, ये कांग्रेस का वास्तविक अधिवेशन नहीं है, ये विशेष अधिवेशन है। ठीक है, 1920 का ये विशेष अधिवेशन इसे बोला जाता है। विशेष का मतलब कोई स्पेशल प्रयोजन के लिए अधिवेशन किया गया हो। वैसे तो दिसंबर में होता है इस अधिवेशन। तो आप यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे, यहाँ पर 5वें का थर्ड सब पॉइंट, सॉरी थर्ड नहीं चौथा सब पॉइंट, कि सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता में विशेष अधिवेशन, यानी कांग्रेस का जो कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ है, ठीक है, कांग्रेस का कलकत्ता में विशेष अधिवेशन, ठीक है, विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया, दूसरे नेताओं को खिलाफत का समर्थन, यानी कि यहां पे लिख लेना सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता में विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने और दूसरे नेताओं को खिलाफत का समर्थन और स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन शुरू करे जाने की बात पर समर्थन व्यक्त किया। ये आप लिख लेना, ठीक है। यानी कि ये सारे नेता, गांधी जी ने और नेताओं को यहाँ पे एग्री किया कि भाई आप लोग समर्थन कीजिए, तो ऐसे करके हम अपना असहयोग आंदोलन शुरू कर देंगे इसी के साथ साथ। तो अब होता क्या है आगे वो हम देखेंगे। तो 5वें का आपने सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। अब स्वराज का मतलब क्या है, असहयोग, यानी कि जो असहयोग है, असहयोग ही क्यों चुना है, तो इसका जिक्र इन्होंने अपनी पुस्तक हिंदू स्वराज में लिखा था महात्मा गांधी ने। इनका मानना यही था कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो अपने आप में स्थापित नहीं हुआ है, उसे स्थापित करवाने में भारतीयों का सहयोग है। अगर भारतीय अपना सहयोग वापस ले लें तो ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी, हम यानी अपना शासन स्थापित कर पाएंगे। तो ये इसमें स्वराज में करना क्या था, शुरुआत में पहले चरण में यही था कि आपको जो लोग सरकारी नौकरियों में सरकारी पद मिले हुए हैं उन्हें लौटा देना है, सरकारी नौकरियां त्याग देनी है। सेना, पुलिस, अदालत, विधायी परिषद, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। तो ये सब क्या था, ये सब तरीका था असहयोग का। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाएगी तो हम क्या करेंगे, एंड में सब इन्हें अवज्ञा यानी हाथ जोड़कर विनती कर लेंगे, भाई हमें हमें लोकतंत्र स्थापित करने दीजिए। तो यहाँ पर ये तरीका इन्होंने यही निकाला था, यानी पहले असहयोग चलाएंगे, उसके बाद सब इन्हें अवज्ञा चलाएंगे। तो ऐसे ये चला भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके बारे में मैं लिखवाना इसलिए चाहूंगा कि क्लास 10th वाले कोई बच्चे होंगे तो वो यहाँ पर असहयोग का मतलब जान जाएंगे। छठा पॉइंट आप लिख लेना कि अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदू स्वराज यानी 1909 में लिखी है, हिंदू स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा, स्वराज की स्थापना हो जाएगी। ये यहां पर छठा पॉइंट लिख लेना आप। इसी में सब पॉइंट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इन्होंने लोगों को यही सुझाव दिया था, ये यहां से लेकर आप यहां तक सब पॉइंट लिख लेना। और अगला सब पॉइंट यह लिख लेना, छठे का सेकंड सब पॉइंट, अगर सरकार ने दमन का रास्ता अपनाएगी तो फिर व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया जाएगा। यानी असहयोग आंदोलन अगर फ्लॉप रहेगा फिर हम क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन तो कलकत्ता वाला देख लिया सितंबर में जो हुआ है, जिसमें गांधी जी ने बाद बाकी नेताओं को राजी किया है सहयोग करने के लिए, इसी खिलाफत में असहयोग आंदोलन स्टार्ट करने के लिए सहमत देने की बात कही है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है। अब देखिए असहयोग आंदोलन शुरू करने की बात तो कही गई थी, उसी समय चुनाव भी होने वाले थे। तो कांग्रेस के बहुत सारे लोग जो थे वो विधायी परिषद के चुनाव का बहिष्कार करने से हिचकिचा रहे थे। इनका मानना था भाई ऐसा अगर मान लो करते हैं तो क्या इसका फर्क पड़ेगा, और मान लीजिए हिंसा हो गई आंदोलन में तो आंदोलन रोकना पड़ेगा, तो ऐसे में हमारे हाथ में जो चुनाव का अवसर मिल रहा है वो भी हमारे यहाँ से निकल जाएगा। तो ऐसे करके खींचतान मची हुई थी। लेकिन फिर भी जो दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, नागपुर वाला अधिवेशन हुआ है, उस अधिवेशन में सहमति दे दी गई है। ध्यान रखना नागपुर का अधिवेशन है, यानी कि नागपुर का जो पूरे साल के अंत में होने वाला अधिवेशन जो होता है वार्षिक अधिवेशन वो है, और कलकत्ता वाला क्या है, विशेष अधिवेशन है, विशेष प्रयोजन के लिए अधिवेशन किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत होना इसमें। तो यहाँ पर 7वां पॉइंट आप नोट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कांग्रेस के लोग नवंबर 2020 में विधायी परिषद के होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। इसी में सब पॉइंट आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर दे दी गई। यानी कि असहयोग कार्यक्रम पर जो यहाँ पर अब कांग्रेस ने भी अपनी मोहर लगा दी है, यानी गांधी जी ने तो मना ही लिया है नेताओं को। अब जो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपना नेतृत्व कर रही थी, कांग्रेस पार्टी ने भी ऑफिशियली इस पर मोहर लगा दी है कि हम असहयोग आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके अब आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे होंगे जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली वगैरह जलाई गई, वो भी हम सब पढ़ेंगे। अब अगली हेडिंग आपकी जो है ये है आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं।
यानी कि जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, असहयोग और खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में स्टार्ट हो गया, इसकी क्या क्या धाराएं थी, यानी किस तरह से लोगों ने लिया है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट यही लिख लेना, असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में स्टार्ट हो गया। यानी ऑफिशियली कांग्रेस ने भी अपना लिखित में जारी कर दिया अपना ये कि हम स्वीकृति दे रहे हैं कि भाई असहयोग कार्यक्रम में अपनी स्वीकृति दे रहे हैं, मोहर लगा रहे हैं। तो ऐसे करके ऑफिशियली ये जनवरी से स्टार्ट हो गया। अब आप ये बात तो समझ ही सकते हैं कि 100 साल पहले संचार के साधन तो बेटर थे नहीं। आज से अगर देख लें तो 100 साल पहले लोगों में ये जनसंचार की भावनाओं का विकास एकदम तो हुआ नहीं। यानी जैसे एक से सुना, एक से दूसरे ने सुना, दूसरे से तीसरे ने सुना, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ चीज़ें जो थी जिनका मतलब, उस मतलब का अर्थ का अनर्थ भी हुआ होगा। यानी मान लीजिए कहते नहीं है वो कम्युनिकेशन ब्रेक भी हुआ होगा। यानी हमने कोई बात कही और श्रोता तक पहुँचते पहुँचते जो है वो बात चेंज हो गई। तो वही यहाँ पर भी देखने को मिला। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और रीजन थे इस आंदोलन के फ्लॉप होने के। वो रीजन ये थे कि कांग्रेस ने अपना जो मोहर लगाई थी, जिस टाइम पे कांग्रेस ने अपनी जो असहयोग कार्यक्रम को आगे चलाने पर मोहर लगाई थी, वहां पर इन्होंने स्पष्ट नहीं किया था। क्यों स्पष्ट नहीं किया था, क्यों रीजन था? क्योंकि उस समय लोग ये जानते नहीं थे कि भाई स्वराज क्या होता है, स्वराज होता क्या है, वो लोग नहीं जानते थे। लोगों के मन में यही था कि भाई एक कोई गांधी नाम का व्यक्ति, क्योंकि उस समय गांधी जी का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। गांधी जी जो 4 आंदोलन कर चुके थे, लगभग चौथा आंदोलन फ्लॉप हो पाया, लेकिन बाद बाकी आंदोलन सफल रहे थे। तो गांधी जी का एक बहुत नाम था, प्रभाव था लोगों में। तो लोग ये जानते थे भाई गांधी जी कोई ऐसा प्लान लेकर आए जिसके जरिए हमारे ऊपर जो शोषण अत्याचार जो हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। और गांधी जी का भी सुझाव यही था कि मान लीजिए हम पर्टिकुलर किसी प्लान के लिए, पर्टिकुलर किसी उद्देश्य को इसमें जोड़ देंगे इस असहयोग आंदोलन में, तो यहाँ पर हम जो भारी संख्या में भीड़ चाह रहे हैं वो भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाएगी। यानी मान लीजिए हमने उद्देश्य ये जोड़ दिया कि केवल और केवल हमें अपनी ब्रिटिश हुकूमत हटानी है और कुछ नहीं करना है, तो भी यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने ये मान लिया कि गांधी जी ने ये कह दिया कि भाई जिसकी जो समस्याएं हो, जो ब्रिटिशर्स की समस्याएं हो, आप सभी समस्याओं को आप इसी में रख दीजिए, सहयोग में रख दीजिए, लेकिन हिंसा नहीं करनी है। लेकिन आप समझ सकते हैं जनता कहाँ मानने वाली थी। तो जनता ने जो था इसे जो अपने अर्थ में लिया है, और इसे अपने अर्थ में लेने का मतलब था कि अर्थ का अनर्थ हो गया। स्टार्टिंग होती है शहर से। अब शहर में क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो आंदोलन की शुरुआत जो थी वो शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। ये आप लिख लेना। अब इसमें क्या था कि यहाँ लिख लेना सब पॉइंट, हजारों विद्यालयों ने, जो विद्यार्थी हैं इन्होंने स्कूल छोड़ दिए, हेड मास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने यहाँ पे मुकदमा लड़ने बंद कर दिए। ये सब देखने को मिला शहरों में हमें। इसके अलावा यहाँ पर ये था कि मद्रास में जो चुनाव होने वाले थे, परिषदीय चुनाव होने वाले थे, तो मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास में परिषद चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं किया गया, उसका रीजन ये था क्योंकि वहां पर जो पार्टी बनाई गई थी, जो वहां पर जस्टिस पार्टी बनाई गई थी, वो गैर ब्राह्मणों की थी। वो गैर ब्राह्मणों वाली पार्टी ये मानती थी कि वैसे तो अगर ब्राह्मण सत्ता में होंगे, पार्टी में होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हमें मौका नहीं मिल पाएगा, और यही सुनहरा मौका है कि भाई हम जो है इसका बहिष्कार ना करके हम ऐसे करके राजनीति में एंट्री पा जाएंगे। तो ऐसे करके मद्रास वाली जो जस्टिस पार्टी थी, इसने जो है यहाँ पर इसका बहिष्कार नहीं किया है, परिषदीय चुनाव का बहिष्कार नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसे करके शहरों में स्टार्टिंग हो गई है। अब होता क्या है यहाँ पर, सेकंड का आपने 2 सब पॉइंट नोट कर लिए। सेकंड का 3rd सब पॉइंट, जगह जगह क्या हुआ कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई है, यानी विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया है। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई है और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई है। पिकेटिंग का अर्थ ये होता है कि आप किसी जो मार्ग है, किसी का मार्ग या रास्ता रोक लेते हैं, यानी फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर के जाने का रास्ता रोक लेते हैं। प्रदर्शन का एक ऐसा स्वरूप होता है। पिकेटिंग का मतलब ये होता है इसके जरिए आप किसी फैक्ट्री, दफ्तर या दुकान का रास्ता रोक लेते हैं, उसे पिकेटिंग कहते हैं। ये नोट करके आप लिख लेना ये, ठीक है, पिकेटिंग का अर्थ। तो ऐसे पिकेटिंग की गई। तो ऐसे करके देख लेते हैं जब विदेशी सामानों की होली जलाई गई है, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई है, तो उस दौरान जो विदेशी वस्त्र आयात है वो बहुत घटकर आधा रह गया। यानी 102 करोड़ वाली कीमत वाला आयात 57 करोड़ का रह गया। और लोग अब विदेशी वस्त्रों की दुकानें खोलने को तैयार नहीं थे, विदेशी कंपनियों का सामान लेने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें मालूम था कि जो राष्ट्रवादी हैं विद्रोह आंदोलन चला रहे हैं, हो सकता है कोई हमारी दुकान में आग लगा दे, हो सकता है कोई राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित व्यक्ति हमारे साथ कुछ उल्टा सीधा कर दे। तो लोगों को डर लगने लगा, व्यापारियों को, और ऐसे करके जो विदेशी कपड़ा था उसे हतोत्साहित किया गया। विदेशी व्यापारियों, विदेश से जो माल आ रहा था उसे हतोत्साहन किया गया। और ऐसे में हमारा भारतीय उद्योग, भारतीय कपड़ा मिले, हथकरघा, ये फिर से पनपे हैं। लेकिन इसकी भी समस्याएं थी। पहले हम यहाँ पे पॉइंट ये लिख लेते हैं, उसके बाद समस्याएं क्या क्या आएंगी वो लिखेंगे। तो यहाँ पर 4था सब पॉइंट यहाँ लिख लेना, यहाँ पर सेकंड का, कि विदेशी सामानों का यहाँ पे लिख लेना, ये तो लिख लिया होगा। 4था सब पॉइंट, 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात, ठीक है, कपड़ों का आयात की कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई।
यानी कि विदेशी कपड़ों के आयात की कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं। अगला सब पॉइंट लोग लिखेंगे आप कि लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे। यानी अब आपका चौथा सब पॉइंट है सेकंड का, यानी कि अब यहां पर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने को मिलेगा, लोग खादी की ओर उन्मुख हुए हैं। लेकिन अब ये आंदोलन शहरों में लंबे समय तक नहीं चला। जो असहयोग आंदोलन था लंबे समय तक नहीं चला। न चलने के कुछ रीजन थे। रीजनों पर अगर हम बात करें, देखिए हमारे लिए जरूरी ये है कि कारण क्या है, क्यों नहीं चल पाया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कार्य हमने अपने यानी हमने जो तो ढूंढ लिया कि भाई आंदोलन छिड़ा, लेकिन वो फ्लॉप क्यों हुआ, उस फ्लॉप होने का कारण क्या था, उस पर विचार करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। रीजन ये था कि भाई जो कपड़ा था, पहली बात स्टार्टिंग हुई थी विदेशी कपड़ों से। चूंकि विदेशी कपड़ा जो उस समय था, क्योंकि वो लार्ज स्केल पे तैयार होता था विदेशों में, बड़ी बड़ी मशीनों से तैयार होता था, तो उसकी कीमत बहुत कम थी। यानी बहुत लार्ज स्केल पे कपड़ा आ रहा था, उसकी कीमत कम थी। अब वहीं भारतीय हथकरघे यानी हाथ से बना हुआ कपड़ा या भारतीय फैक्ट्रियों में बना हुआ कपड़ा वो बहुत महंगा था। और वो कपड़ा, खादी वाला कपड़ा जो है आम जनता लेने में असमर्थ थी, क्योंकि केवल शहरी वर्ग के जो पढ़े लिखे या वे शहरी वर्ग के समृद्ध लोग हैं वही पहन पा रहे थे खादी, गरीब लोग नहीं पहन पा रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई कपड़ा क्या आदमी की जरूरत है, क्या रोटी कपड़ा और मकान जरूरतें होती हैं। अब ऐसे में कपड़ा जो है कपड़ा ही ना मिल पाए तो बड़ी दिक्कत होगी। तो शहरी वर्ग थी एक हद के एक समय के बाद इसका जो है इस चीज़ को लेकर चिंतित भी था कि भाई हम ये जो कपड़ा बहुत महंगा है भारतीय कपड़ा, और भारतीय कपड़ा खरीदने के लिए पैसा भी चाहिए, पैसा है नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है ये कपड़े का मुकाबला करना बहुत महंगा पड़ रहा था, और यहाँ पर ये पहला स्टेप इनका यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात ये थी, जिन संस्थानों का विरोध करने की बात कही गई थी, जैसे पुलिस का विरोध करने की बात कही गई थी, वकीलों का विरोध करने की बात कही गई थी, स्कूल कॉलेज का विरोध करने की बात कही गई थी, लेकिन अब ये विरोध करने की बात तो कही गई, बहिष्कार करने की बात कही गई। अब आप खुद एक अनुमान से सोचिए, स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र आपसे कह दिया जाए, अभी आपसे कह दिया जाए कि आप फलाने कॉलेज को छोड़ दें। आप फलाने कॉलेज को छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद आप ये ढूंढेंगे कि किसी और कॉलेज में दाखिला मिल जाए, हमें कहीं और जाके हम पढ़ लें। अब चारों ओर तो अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था है, हर जगह अंग्रेजों की बनाई हुई स्कूल हैं, कॉलेज हैं, अंग्रेजों के बनाए हुए न्यायालय हैं, भारतीय न्यायालय तो कहीं है नहीं, अंग्रेजों की बनाई हुई पुलिस व्यवस्था है, क्योंकि वहां से अंग्रेज जो है उन्हें सैलरी भी दे रहे हैं। अब लोग कितने दिन तक बहिष्कार करें भाई, भारतीय संस्थान हो तो उनसे सैलरी भी मिल जाए। यानी अगर आप ये कहें कि आज हम ये चैनल स्टडी विद मैन चैनल छोड़ के चले जा रहे हैं, तो आप चले जाएंगे तो कहीं और चैनल पे जाएंगे। अब कोई और चैनल ना ही हो तब आप क्या करेंगे, मजबूरी है आपकी। तो यहाँ पर लोगों की मजबूरी यही थी कि भाई हमने बहिष्कार शुरुआत में तो कर दिया हमने आवेश में आकर, लेकिन अब जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि हमें पैसे की जरूरत तो हर किसी को है। अब चूंकि और कोई संस्थान भी नहीं है, भारतीय संस्थान तो कोई है ही नहीं, चारों तरफ ब्रिटिशर्स के संस्थान है, यानी वकील भी हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के जरिए उन्हें पैसा मिल रहा है। अब प्रैक्टिस ही बंद है तो पैसा भी नहीं आ रहा है, तो कितने दिन तक आदमी भूखा रहेगा। तो ऐसे करके ये धीरे धीरे करके शहरों में आंदोलन ये ठंडा पड़ने लगा। तो यहां पर अगला पॉइंट आप लिखेंगे, इसी में सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप कि कुछ समय बाद शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसी में सब पॉइंट क्या क्या कारण थे कि खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगा होता था और इसे गरीब नहीं खरीद सकते थे। अगला रीजन ये था, ठीक है, कि ब्रिटिश संस्थान थे उनके बहिष्कार से समस्या पैदा हो गई, क्योंकि बात ये थे भारतीय संस्थान नहीं थे उस समय। तो यहां पर अगला लिख लेना कि आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी, ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थान थे नहीं, ना स्कूल कॉलेज थे, ना ही हॉस्पिटल थे, ना ही कहीं वकालत वाले स्थान थे, तो ये तो सब कुछ था ही नहीं। तो ऐसे में विद्यार्थी, शिक्षक, सरकारी स्कूल ये सब लौटने लगे, वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। तो शहर में ठंडा पड़ गया, यानी 2-4 महीने चला शुरुआत में, फिर ठंडा पड़ गया, क्योंकि लोगों को भाई जरूरत है रोटी कपड़ा और मकान की, और रोटी कपड़ा मकान तो पैसे से आएगा, अब पैसा है ही नहीं हमारे पास। तो ऐसे करके शहरों में ठंडा पड़ गया। लेकिन शहरों में स्टार्टिंग शहरों से ही हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब ग्रामीण इलाकों में क्या स्थिति बनी, ग्रामीण इलाकों में इसको किस तरह से लोगों ने लिया वो हम देखेंगे। तो अगली हेडिंग आपकी यही है, और सॉरी हेडिंग नहीं पड़ेगी, अब यहां पर अब ग्रामीण इलाकों वाली स्थिति हम देखेंगे। ठीक है, ग्रामीण इलाकों की समस्या की अगर हम बात करें तो यहां पर समस्या जो थी वो वास्तव में जमींदारों का और जो तालुकदार यानी राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारी जो होते हैं, इनकी मनमाने तरीके के रवैये की वजह से समस्या उत्पन्न हुई थी। क्योंकि ये क्या करते थे, ये लोगों से, किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूलते थे। तो इस वजह से ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग थे वो इनसे बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे, इनसे बहुत ज़्यादा नाराज थे। ऊपर से जो जमींदार वगैरह थे वो क्या करते थे, किसानों से बेगार करते थे, बेगार करवाते थे। बेगार का मतलब होता है बिना किसी पारिश्रमिक के, बिना किसी रुपए दिए उनसे मजदूरी करवाना, और तरह तरह के शोषण करते थे। तो यहाँ पर जो किसान थे, किसान भी यहाँ पर जो थे इनसे तंग आ चुके थे और कहा जाए बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो जब उन्होंने इस असहयोग आंदोलन के बारे में सुना
तो उन्होंने अपने आप को इस आंदोलन से जोड़ लिया और उन्होंने मांग की थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो, दमनकारी जमींदार इनका सामाजिक बहिष्कार हो। तो बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इनका बहिष्कार भी किया है। जैसे आप देखेंगे नाई धोबी वगैरह इन्होंने सुविधाओं से वंचित करना स्टार्ट कर दिया पंचायतों को, जमींदारों वगैरह को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। देखिए यहाँ पर एक कहानी का जो जिक्र किया गया है, बाबा रामचंद्र की जो कहानी बताई गई है, ये एक छोटी सी कहानी का जिक्र है, यानी अवध की कहानी का जिक्र किया गया है। ऐसा नहीं है कि केवल अवध में ही ये आंदोलन हुआ है, नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह यही आंदोलन हुआ है। यहाँ पर केवल अवध का जिक्र कर दिया है। तो आप कंफ्यूज मत होना, आप ये मत समझ बैठना कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये असहयोग आंदोलन केवल अवध में फैला। केवल अवध में नहीं फैला है, केवल अवध की कहानी का एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर ध्यान देना केवल अवध की जो बाबा रामचंद्र की कहानी है, यहाँ पर इनका जिक्र किया गया है। यहाँ पर ये केवल अवध में नहीं हुआ है, ये लगभग सभी किसानों के साथ हुआ है। जहाँ जहाँ किसान मौजूद हैं वहाँ पर सब जगह हुआ है ये, क्योंकि सभी जगह किसानों की समस्याएं वही थी। जो तालुकदार थे यानी राजस्व इकट्ठे करने वाले अधिकारी थे, मनमाने तरीके से राजस्व इकट्ठा करते थे। वहाँ पर लोग जो कुछ का कुछ ले जाते थे उनसे, ठीक है। जमींदार थे, जमींदारों की आपको पता ही हुआ कैसे कैसे शोषण करते थे। तो लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान थे और वो यही चाहते थे कि शोषण से इन्हें मुक्ति मिले। तो वो किसान भी जो थे वो इनसे जुड़ गए इस आंदोलन से। तो यहाँ पर हम देखेंगे इनका एग्जाम्पल जो दिया गया है बाबा रामचंद्र वाली, तो इन्हीं कहानी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चौथा पॉइंट करके हम कि अवध में एक बाबा है, सन्यासी बाबा रामचंद्र, ये किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। ये पहले यानी कि जो कि इससे पहले क्या थे, ये फिजी में यानी फिजी देश है, वहाँ पर गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। यानी इससे पहले क्या कर चुके थे ये, इससे पहले ये फिजी यानी फिजी एक देश है, वहाँ पर गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। गिरमिटिया क्या होता है, गिरमिटिया के बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ कि पहले क्या था, ये जो बहुत सारे अपने यहाँ के भारतीय थे, ये एक अनुबंध के जरिए, एग्रीमेंट के जरिए, जिसे गिरमिट कहा गया, उसके जरिए ये थे, ये तमाम देशों में काम के लिए ले जाए गए, बागानों में काम के लिए ले जाए गए। जैसे फिजी में, गयाना में, वेस्ट इंडीज में, इन स्थानों पर ले आया गया। इन्हें बाद में गिरमिट अनुबंध साइन होने की वजह से इन्हें जो गिरमिटिया मजदूर कहा गया, ठीक है। तो गिरमिटिया मजदूर के बारे में आप लिख लेना, नोट करने की चाहें, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वैसे ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है गिरमिटिया के बारे में, आपने पहले जिक्र कर लिया है इसका, नहीं आप पहले लिख चुके हैं गिरमिटिया के बारे में। अगर आप फिर भी लिखना चाह रहे हैं, जैसे हो सकता है आपके बिपिन चंद्रावाली में ना आया हो जिक्र, या क्लास 8th में ना आया हो, तो आप गिरमिटिया मजदूर के बारे में लिख लेना ये, ठीक है। तो गिरमिटिया मजदूर यानी उस एग्रीमेंट का नाम था गिरमिट, इस वजह से ये गिरमिटिया कहे गए। तो यहाँ पर ये गिरमिटिया मजदूर रह चुके थे। तो ये इन्होंने अवध क्षेत्र में जो किसानों की समस्याओं को लेकर जो मुद्दे थे उनका नेतृत्व किया है इन्होंने। तो यहाँ पर अवध की केवल एक कहानी है, केवल अवध के किसानों के साथ नहीं हुआ है, एक कहानी केवल अवध की दी हुई है यहाँ पर। तो अवध में लिख लिया होगा चौथा पॉइंट। तो इनका आंदोलन किसके खिलाफ था, लिख लेना आप। इनका आंदोलन तालुकादारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल रहे थे। ये आप चौथे का सब पॉइंट नोट कर लेना। तो 1921 में जब जन आंदोलन फैला है, जन आंदोलन बहुत व्यापक तीव्र गति से फैला है, तो क्या हुआ है, जो किसान थे, किसान बहुत ज़्यादा उग्र हो गए हैं। उन्होंने तालुकादार व्यापारियों के मकानों पर हमला बोल दिया है, काफ़ी जगह हत्या भी कर दी गई है, बाजारों में लूटपाट भी किसानों ने की है, अनाज के गोदामों पर कब्जा जमा लिया था। तो इस तरह की गतिविधियां हुई हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये गतिविधियां अवध में ही नहीं हुई हैं, ये लगभग पूरे देश में हुई हैं। यानी जहाँ जहाँ पर किसान जो असहयोग आंदोलन से जुड़े थे, उन्होंने सब जगह यही किया, मारपीट स्टार्ट कर दी, जमींदारों को मारा पीटा। क्योंकि किसान जो थे एकदम संख्या में इकट्ठे हो गए। जब संख्या में कोई चीज़, कैसे नहीं संगठन में बल है, तो जब कोई संगठित होगी, कोई खड़ा हो जाता है, कोई व्यक्ति या कोई संगठन खड़ा हो जाता है, तो उसे तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है, या कितना भी दमनकारी कितना भी बड़ा हो। तो जब संगठन किसानों का खड़ा हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है, तालुकादार, व्यापारी, इन लोगों ने इन सब पे हमले बोलना स्टार्ट कर दिए। तो ये सब एक तो ये तो अवध की कहानी है, ऐसी कहानियां बहुत सारी कहानियां हैं। तो हमने किसानों का देख लिया। अब यहाँ पर आदिवासी देख लेते हैं। भाई आदिवासियों ने क्या सोचा यहाँ पर। अब देखिए आदिवासी तो आप मतलब जानते ही हैं, यानी कि वही लोग जो वनों पर निर्भर रहते हैं, वनों में रहते हैं, जंगल से ही अपना जो खाना या फिर उनके मवेशी जो हैं वो सब जंगलों से ही उन्हें आहार प्राप्त होता है, जंगलों से ही उनकी आजीविका चल रही है। अब अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने संसाधनों के लिए क्या किया, जंगलों पर कानून बना दिए, तमाम तरह के कानून बना दिए, और उन कानूनों के जरिए इन आदिवासियों को अवैध घोषित कर दिया। यानी कि जो आदिवासी सदियों से जंगलों में रहते आए थे उन्हें ही अवैध घोषित कर दिया, उनके दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी। तो ऐसे में आदिवासी समुदाय जो था अंग्रेज सरकार से बहुत ज़्यादा खफा था, क्योंकि उसकी आजीविका खत्म कर दी है, उसका आवास खत्म कर दिया है, जो प्राकृतिक आवास उसका हुआ करता था वो खत्म कर दिया है। तो वो भी एक बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे। तो ऐसे करके यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी एक कहानी दी हुई है, यह अल्लूरी सीताराम की, दक्षिण भारत में हुए हैं ये। तो इनकी एक कहानी दी हुई है कि ऐसे करके आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया है। तो यहाँ पर अब आदिवासियों की स्थिति आप देखेंगे अब आप, ठीक है।
तो यहां पर अगला पॉइंट आप लिखेंगे, 5वां पॉइंट, कि आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। ठीक है, ये लिख लेना पहले। इसी में सब पॉइंट थोड़ा भाषा में लिखवा देता हूं, इसी में ही सब पॉइंट। वे यानी कौन? आदिवासी। वे अंग्रेजी सरकार के बड़े बड़े जंगलों में, वे अंग्रेजी सरकार द्वारा बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर लगी पाबंदी से परेशान थे। लोगों के दाखिल होने पर लगी पाबंदी से परेशान थे। इस तरह से भाषा लिख लेना कि वे अंग्रेजी सरकार द्वारा बड़े बड़े जंगलों में लोगों को दाखिल होने पर लगी पाबंदी से परेशान थे, यानी जो कानून बनाए थे इनके जरिए इन्हें पाबंदी पर लगी हुई थी। ठीक है, यानी ऐसे लिख लेना, वे अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए कानूनों से, ठीक है, कानून बनाए थे। तो इससे क्या हुआ? इससे न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, लिख लेना आप इसी में, इससे न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। यानी मैं 5वें का पहला सब पॉइंट में एक वर्ड भूल गया हूं कि कानून, यानी वे अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों से, ठीक है, इनसे बड़े बड़े जंगलों में लोगों को दाखिल होने पर पाबंदी लगी थी, इससे परेशान थे। ऐसे करके आपको लिख लेना है। ठीक है, 5वें का पहला सब पॉइंट में कानून वहां वर्ड लिखवाना भूल गया हूं वहां पर, तो आप उसे एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। तो आपने 5वें के दोनों सब पॉइंट लिख लिए हैं। तो ये तो कहानी है आदिवासियों की। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है अल्लूरी सीताराम का। तो अल्लूरी सीताराम का जो कहानी वाला एग्जाम्पल है वो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे इसी कहानी में। ठीक है, तो उदाहरण के लिए उदाहरण दिया भी है यहाँ पर एग्जाम्पल करके, तो एग्जाम्पल आप लिख लेना यहाँ पर, एग्जाम्पल सब पॉइंट करके, और सब पॉइंट में लिखेंगे। देखिए, आंध्र प्रदेश की गूडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। गुरिल्ला का मतलब आप जानते हैं, गुरिल्ला एक जानवर है, आप जानते हैं गुरिल्ला के बारे में, देखा भी होगा। गुरिल्ला क्या है? अचानक से अटैक करता है, अचानक से अटैक करने के बाद एकदम भाग जाता है जंगलों में, तो वही है, यानी एकदम छिप कर अटैक करने वाले, तो इसे गुरिल्ला युद्ध कहते हैं। ये युद्ध नीति जो बोली जाती है गुरिल्ला युद्ध नीति, यानी कि छिप कर जंगलों में एकदम, आपने देखा होगा हमारे इंडियन आर्मी वाले भी ड्रिल करते हैं, गुरिल्ला युद्ध की ड्रिल करते हैं, बिल्कुल शरीर इस तरह से पेंट कर लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा पेड़ पत्तियों में कहाँ पे छिपे हुए हैं, आप देखते होंगे रही। तो वो गुरिल्ला पद्धति है युद्ध की, वो गुरिल्ला पद्धति है, यानी आप अगर सामने से देखेंगे तो आपको लगेगा जंगल है, पेड़ पौधे हैं यहाँ पर, लेकिन वास्तव में उनके पीछे आदमी छिपे होते हैं, तो वो गुरिल्ला तकनीक है। तो ये आंध्र प्रदेश की जो पहाड़ियां हैं यहाँ पर ये छेड़ा था ये, ठीक है, गुरिल्ला आंदोलन। तो इसमें किसके नेतृत्व में छेड़ा गया है? ये छेड़ा गया है अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में। तो यहाँ पे लिख लेना कि आंध्र प्रदेश की गूडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में फैला। अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में फैला। अब देखिए, अल्लूरी सीताराम राजू, इसे लोग बहुत चमत्कारी व्यक्ति मानते थे, यानी वो दावा ये था कि भाई इनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, ये सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकता है, लोगों को स्वस्थ कर सकता है, गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती हैं, यानी अपने आप को ईश्वर का अवतार उसे माना जाता था। विद्रोहियों का विश्वास ये था कि अल्लूरी सीताराम राजू एक ईश्वर का अवतार व्यक्ति है। अब अल्लूरी सीताराम जैसा मानी लोगों की आस्था जिसमें हो, अब उसने ये फैलाई, न्यूज अपनी चलाई कि वो महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित है, लेकिन महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित है, असहयोग आंदोलन से प्रेरित है, लेकिन उसका ये मानना था अल्लूरी सीताराम का कि जो हमें आज़ादी चाहिए वो आज़ादी अहिंसा के बल पे नहीं मिलेगी, हमें वो बल प्रयोग के जरिए ही हम आज़ाद हो सकते हैं। तो इसके नेतृत्व में बहुत सारे जो इसके समर्थक थे, इन्होंने गुरिल्ला पद्धति से क्या किया, पुलिस थानों पर हमला किया, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की। तो एंड में क्या होता है, जब आंदोलन खत्म होने के उपरांत 1924 में इसे फांसी दे दी गई है, यानी अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी पे चढ़ा दिया गया है। तो ये आपने यहाँ पे लिख लिया होगा 5वें का 3rd सब पॉइंट आंध्र प्रदेश वाला, इसी में ही सब पॉइंट आप लिख लेना। 5वें का 4था सब पॉइंट ये लिख लेना कि राजू ने दावा किया वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। राजू ने दावा किया कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है और भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आजाद हो सकता है। यानी जिसका दावा यही था कि एक असहयोग आंदोलन से प्रेरित है और जो भारत है वो अहिंसा के दम पर नहीं बल्कि बल प्रयोग के जरिए आजाद हो सकता है। तो इसी में अगला सब पॉइंट, 5वां सब पॉइंट, 5वें का यहां लिख लेना, गूडेम विद्रोही हैं, गूडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की। तो आप जानते हैं इसके बाद क्या हुआ। 6वां सब पॉइंट, 1924 में राजू को यानी कि अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी दे दी गई, क्योंकि आंदोलन पहले ही खत्म हो गया था ये, लेकिन इसे फांसी ये दे दी गई है, ठीक है, पकड़कर।
तो ये आप समझ सकते हैं, एक काफ़ी चर्चित व्यक्ति रहा है आंध्र प्रदेश का अल्लूरी सीताराम राजू, जिसके जीवनी के बारे में आपको पढ़ने को मिल गया। अब ये तो आपका था आदिवासियों का मैटर। अब बात करते हैं बागान, जो मालिक बागानों में काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी क्या स्थिति थी, उन्होंने स्वराज की अवधारणा के बारे में क्या सोचा। तो आप ये जानते हैं, ये तमाम बागान में काम करने के लिए तमाम मजदूरों को बिहार से, आज का जो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, यहाँ से तमाम जनजातीय लोगों को वहाँ पकड़ पकड़ के ले जाया गया था, अनुबंध के तहत साइन करवा के ले जाया गया था। उस अनुबंध के जरिए, उस एक्ट के जरिए उन मजदूरों को उन बागानों से बाहर निकलने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी। यानी अनुमति कौन देता था, वहाँ के मालिक देने का अधिकार, तो मालिक अनुमति क्यों देंगे, तो ऐसे करके लोग वहाँ पर वहीं पर मर जाते थे। तो ये स्थिति बनी हुई थी। और जब ये बागानों के मजदूरों को खबर ये लगी है, तो बागानों के मजदूर एकदम वहाँ पर इन्होंने इकट्ठे होकर वहाँ से बागान छोड़कर निकल आए हैं और अपने घर लौटने के लिए चल दिए हैं। लेकिन चूंकि आंदोलन देशव्यापी था, अब जगह जगह हड़तालें चल रही थी, अब ट्रेन बंद हैं, स्टीमर यानी कि जो पानी की जो नाव वगैरह वो भी बंद है, आए तो आए कैसे। ऐसे में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है और उन्हें जोरदार पिटाई लगाई है, जोरदार जो है यहाँ पर पूरी तरह से उन्हें मारा पीटा है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी कि मजदूरों ने इसे कैसे लिया है। तो छठा पॉइंट आप नोट करेंगे यहाँ पर आप लिख लेना कि असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि उन चार दीवारियों से जब चाहें आ जा सकते हैं, जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। बंद करके क्यों रखा गया था, 1859 में एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। ठीक है, ये एक्ट बना था, जिसके जरिए तो असहयोग आंदोलन के बारे में जब इन्हें पता चला है, तो आप छठे का सेकंड सब पॉइंट लिख लेना कि असहयोग आंदोलन के बारे में जब इन्हें पता चला, तब उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। ये छठे का थर्ड सब पॉइंट है। ठीक है, छठे का अगला सब पॉइंट, चौथा सब पॉइंट, छठे का चौथा सब पॉइंट नोट कर लेना। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए और पुलिस ने उन्हें पकड़कर बुरी तरह पीटा। पुलिस ने उन्हें पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, फिर बाद में उनकी बुरी तरह से पिटाई हुई, क्योंकि घर जा ही नहीं पाए, वहीं पे फंस गए असम में ही। तो ये बागान के मजदूरों का हाल था। यानी सबने अपने आंदोलन को अपने अपने अर्थों में लिया है। यानी यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि इसकी अपेक्षाएं, दृष्टियां कांग्रेस ने जो परिभाषित नहीं की थी। स्वराज को, यहाँ पे स्वराज का अर्थ जो था लोगों ने अपने अपने अर्थ में निकाला, क्योंकि अगर वहाँ पे स्वराज का अर्थ ये रख लेते वहाँ पर कि भाई स्वराज का मतलब ये है कि हम अपना देश में अपना शासन स्थापित करेंगे, तो शायद समर्थन लोग नहीं करते। लोगों ने स्वराज का अर्थ अपने अपने अर्थ में लगाया और ऐसा रखने का रीजन ही यही था कि ये लोग यही चाहते थे, कांग्रेस वाले और महात्मा गांधी, कि इससे एक बड़ा विशाल जन समर्थन जो है हमारे आंदोलन को मिल जाएगा। लेकिन स्थिति बहुत विकट हो गई, यानी विकराल हो गई, क्योंकि कहते हैं कि बिना मालिक की फौज नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं, नेतृत्वकर्ता कहीं और बैठा हो और आंदोलन कहीं और चल रहा हो, तो वही यानी अनियंत्रित होगा ही होगा। और उस समय भी जब कोई संचार के साधन ना हो, तब तो स्थिति और विस्फोटक होगी। तो यही देखने को हमें यहाँ मिला। ऐसे करके ये आंदोलन जो था कहीं ना कहीं एंड में आकर टूटने लगता है। आगे बढ़ते हैं। ये तो अब इन सब की बात हो गई। अब ये घटना है चौरा चौरी वाली, जहाँ आप देख रहे होंगे ये लाशें हैं, ये लाशें यहाँ पर हैं, ये लाशें हैं यानी कि जो पुलिसकर्मियों की लाशें रखी हुई हैं यहाँ पर। और ये है क्या, वो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, चौरा चौरी यानी कि गोरखपुर में जगह पड़ती है ये चौरा चौरी। तो वहाँ पर एक शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था। उसी शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने जो है गोली चला दी। गोली चलाने की वजह से एकदम हिंसक टकराव में बदल गया ये। लोगों ने क्या किया कि पूरी गुस्साई भीड़ ने क्या किया, थाने में सिपाहियों को बंद करके आग लगा दी। और इसमें क्या हुआ, 21 हवलदार मारे गए और एक जो था थानेदार मारा गया। यानी 21 सिपाही और एक थानेदार इसमें मारे गए, यानी 22 लोग मारे गए। और इस घटना से जो है गांधी जी को लगने लगा कि अब आंदोलन जो है एकदम विस्फोटक हो जाएगा। अंग्रेजी हुकूमत जो है अब यानी सेना का सहारा लेगी, मार्शल लॉ लगाया जाएगा। तो गांधी जी ने यहीं पर अपना असहयोग आंदोलन रोक दिया है। इसके बाद यही खबर सुनते हुए गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन रोक दिया है। तो अब आप 7वां पॉइंट अब आप लिखेंगे यहाँ पर कि 5 फरवरी 1922 ये घटना जो हुई है 5 फरवरी 1922 को हुई है। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा बाजार में, ठीक है, चौरी चौरा में शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने गोली चला दी। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी, जिसमें 21 सिपाहियों और एक थानेदार की मौत हो गई। यानी ऑफिशियल 21 सिपाही और एक थानेदार इसमें मर गए, यानी 22 लोग मरे थे इसमें थाने में आग लगाने से। ठीक है, 7वें का सब पॉइंट इसी में ही। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया। यानी गांधी जी समझ गए कि अब आंदोलन अगर आगे चलता है असहयोग आंदोलन, तो इसका मतलब यही होगा कि जो ब्रिटिश शासन है वो निर्ममता से दमन करेगा।
बर्बरता के साथ दमन किया जाएगा और इसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी फिर मारे जाएंगे और लोग फिर आगे कोई आंदोलन में शामिल होने से भी डरेंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि इस आंदोलन को यहीं पर रोकने का आह्वान कर देते हैं और वही हुआ। अब ये तो असहयोग आंदोलन था। अब देखिए यहाँ पर आप जो स्टार्टिंग में आपने जो पढ़ा था, आपने असहयोग वाला जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, आपने ये पढ़ा था शुरुआत में कि असहयोग जो आंदोलन स्टार्ट हुआ है वो खिलाफत के साथ जोड़ा गया है। यानी असहयोग किसके साथ जोड़ा गया है? खिलाफत के साथ। तो आपके मन में जाते जाते एक प्रश्न होगा कि भाई खिलाफत वाले का क्या हुआ कि सर आप तो खिलाफत में स्टार्ट आपने किया था, खिलाफत में असहयोग जोड़ा गया। अब ये खिलाफत आंदोलन जो आपके मोहम्मद अली और शौकत अली जो भाई थे इन्होंने शुरू किया था, उस खिलाफत का क्या हुआ? अब देखिए खिलाफत आंदोलन जिस बात के लिए शुरू किया गया था वो भी बात मैं बता दे रहा हूं, तो नोट में करके अब आप लिख लेना यहाँ पर। वो बात ये थी कि 1924 में 1924 में तुर्की में जो है तख्ता पलट हुआ है। वहां पर एक व्यक्ति निकल के आते हैं कमाल पाशा। यहाँ पे व्यक्ति एक हैं कमाल पाशा करके। तो कमाल पाशा ने क्या किया है, वहां पर खलीफा का जो पद है, यानी उस समय एक आंदोलन वहां पे खड़ा हुआ, खिलाफत आंदोलन जब समाप्त जब हुआ, जब तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में सरकार बनती है, कमाल पाशा के नेतृत्व में यहाँ पे तुर्की में सरकार बनती है और इन्होंने ऑफिशियली खलीफा का पद खत्म ही कर दिया कि भाई अब खलीफा कोई है ही नहीं यहाँ पे, यानी हम इस्लाम का कोई खलीफा नहीं बन रहे हैं, हम इस्लाम का कोई खलीफा नहीं बन रहे हैं, हम अपने यहाँ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनी कायम कर रहे हैं, सरकार कायम कर रहे हैं। तो ऐसे करके लोग अब यानी मान लीजिए लोग लड़ किसके लिए रहे थे? खलीफा के लिए लड़ रहे थे। अब खलीफा का पद ही खत्म हो गया है, यानी आध्यात्मिक गुरु का पद ही खत्म हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे ऐसे आंदोलन ये खत्म हो गया। तो नोट में लिख लेना 1924 में खिलाफत आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा का पद समाप्त कर दिया। तो ऐसे करके आपने जान लिया कि असहयोग कहां पे खत्म हुआ और खिलाफत कहां खत्म हुआ। यानी असहयोग जो शुरू हुआ था वो खिलाफत के साथ सहयोग शुरू हुआ था, लेकिन क्योंकि असहयोग पहले बंद हो गया और खिलाफत एंड में आकर कहां बंद हुआ? 1924 में, जब कमाल पाशा ने कह दिया है कि भाई अब हमारे यहाँ सरकार बन रही है और खलीफा का पद नहीं है। तो ऐसे करके खिलाफत वाला भी आंदोलन मुस्लिम समुदाय ने पीछे हट गए हैं उससे। ठीक है, अब इसके आगे का जो घटनाक्रम है आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। और अगले वीडियो में जैसा कि हमने यहाँ पर भी देखा था कि असहयोग आंदोलन अगर असफल होता है फिर हम क्या करेंगे? सविनय अवज्ञा, यानी कि हाथ जोड़कर विनती, यानी विनती पूर्वक जो है आप जो है निवेदन करेंगे आप हमें अपना स्वराज दे दीजिए, अब ये स्थिति आएगी। तो ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जाते जाते एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि हम बहुत सारी चीज़ें हमने जाने अनजाने में डबल बार ट्रिपल बार पढ़ ली हैं। ठीक है, और काफ़ी लोगों को ये लगता है कि सर मयंक सर जो है पढ़ाते नहीं हैं, टाइम पास करवा देते हैं। देखिए टाइम पास नहीं करवाते हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं। अभी जैसे मुझे जो पॉलिटी वाला जो पोर्शन चल रहा है आपका क्लास 11th वाला, वास्तव में 11th-12th पॉलिटी पढ़ाने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। हकीकत बात बता दूं, प्रयोजन क्यों नहीं है? क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टैंडर्ड बुक पढ़ा चुका हूँ और 11th-12th की पॉलिटी में से कुछ भी नहीं आता है। वहाँ पर केवल और केवल आपकी वैचारिक चिंतन डेवलप करने के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं, ताकि आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है, विचारने की क्षमता, वो डेवलप हो जाए, उसके लिए पढ़ा रहा हूँ मैं। इसी प्रकार 11th-12th की जो लोग हिस्ट्री की डिमांड कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आज हाथ जोड़कर आप सभी से मना कर दे रहा हूं कि मैं ये हिस्ट्री नहीं कवर करवाऊंगा। और मान लीजिए हिस्ट्री अगर ये आती भी है तो आपको ये मेन चैनल जो स्टडी विद मयंक है, यहाँ पर ये हिस्ट्री नहीं मिलेगी। रीजन उसका मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि 11th-12th की हिस्ट्री की कंडीशन यही है। मैंने किताबें पढ़ी हुई हैं वहाँ की भी, जैसे आप ये चैप्टर देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे तथ्य जो इन्होंने स्किप कर दिए हैं। अगर मैं डिटेल में पढ़ाता तथ्य तो और भी तथ्य इसमें ऐड होते। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन जो है 11th-12th की हिस्ट्री की भी है, नई किताबों की भी है। नई किताबों में बहुत सारे तथ्य ऐसे ही रखे गए हैं। इन्होंने कहानी तो लिख दी है लेकिन तथ्य बहुत सारे गायब कर दिए हैं। तो यहाँ पर बेटर ये है कि 11th-12th की जो नई हिस्ट्री पढ़ने से बेटर है कि मैं ऑलरेडी ओल्ड हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ, यानी कि राम शरण शर्मा जी की किताब, सतीश चंद्रा जी की मिडाइवल वाली किताब और मॉडर्न हिस्ट्री जो है बिपिन चंद्रा जी की कवर करवा चुका हूँ। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो मैं 11th-12th वाली हिस्ट्री नहीं कवर करवाऊंगा। देखिए हमारी टीम में जो इस बात को लेकर विचार विमर्श चल रहा है और मानते हैं टीम का कोई और मेंबर, जैसे टीम में और भी लोग हैं हिस्ट्री पढ़ाने के लिए, तो अगर वो लोग लाने के लिए एग्री होते हैं तो उनकी वीडियो आपको रूरल एकेडमी पे देखने को मिलेगी। और ये बात मैं पहले स्पष्ट कर दे रहा हूं, मैं 11th-12th की हिस्ट्री नई वाली नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में ये नहीं आती है, आज भी ओल्ड हिस्ट्री से ही आते हैं। ठीक है, तो ये बात आप मुझे बार बार प्रेशराइज ना करें इस बात के लिए सर 11th-12th क्यों छोड़ दिया, क्योंकि लोग मुझे तर्क देने लगते हैं सर आप क्वेश्चन आप नहीं देखते। देखिए मैं सब क्वेश्चन देख चुका हूं यूपीएससी के, आप पेपर उठा के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और जिन लोगों ने नोट्स भी बनाए हिस्ट्री के, उन्हें पता भी होगा, वो उन नोट्स की मदद से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं यूपीएससी एग्जाम की हिस्ट्री के। ठीक है, तो इसलिए मैं नई वाली बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, ओल्ड वाली ही आपको पढ़ना पड़ेगा यूपीएससी के लिए। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर आप 11th-12th वाले छात्र हैं, वो भी सोच रहे हैं कि यहीं से पढ़ लें, तो 11th-12th वालों के लिए अभी सॉरी, यानी हम आपको अभी 11th-12th नहीं कवर करवाएंगे, ये पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
आपके जो भी विचार हो आप कमेंट में शालीनता के साथ बताइए। अगर मैं आपके विचारों से सहमत हूँ तो उस पर हम आगे बढ़ेंगे, सहमत नहीं हूँ तो मैं अपने हिसाब से चलूँगा, ठीक है। यानी आपके अगर विचार वास्तव में मुझे लगते हैं कि जायज़ हैं, आपके विचार, आपकी जो आप डिमांड है जायज़ है, तो उसे मैं फॉलो करूँगा, उसे मानूंगा। और आपकी डिमांड अगर जायज़ नहीं है तो उसे मैं नहीं मानूंगा। और आपको मैं पहली वादा कर चुका हूँ, देखिए आप घबराएं बिल्कुल ना। स्पेक्ट्रम वाली किताब के लिए जो लोग बोल रहे हैं स्पेक्ट्रम के, देखिए स्पेक्ट्रम के नोट्स बनवाना पॉसिबल नहीं है। स्पेक्ट्रम अपने आप में एक नोट्स है, स्पेक्ट्रम की किताब अपने आप में नोट्स है। उसका तरीका ये है कि हम और हमारी टीम मिलकर, यानी मैं और मेरी टीम मिलकर, चर्चा यही चल रही है स्पेक्ट्रम की किताब पर क्वेश्चन आंसर यानी एमसीक्यू पैटर्न वाले वीडियो लेकर आए जाएं। यानी जिसके जरिए क्या होगा कि आपके एमसीक्यू वाला पोर्शन है वो बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा वहां पर उस किताब से, ठीक है। तो वहां पर हम एमसीक्यू वाला वीडियो लेकर आएंगे उस पर, स्पेक्ट्रम पर। उसके नोट्स नहीं बनवाए जाएंगे क्योंकि वो अपने आप में खुद नोट्स है किताब वो, तो आप समझ लीजिए आप, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।